don't have any other branch. हमारी कोई अन्य शाखा नहीं है, न कालों से सावधान। जय हिंद बच्चों। तो जैसे हम यानी सेट एंड 3 में जो अलग हैं कुछ नए एंड डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चन हैं उन्हें हम प्रैक्टिस करेंगे। तो थोड़ा आओ और प्रैक्टिस करते हैं और अपनी नॉलेज को इंक्रीज करते हैं। एयर फोर्स एंड ग्रुप एक्स एंड मैथमेटिक्स पेपर, तो उसी के बारे में अगर चलते हैं तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, वन क्वेश्चन में अगर हम बात करते हैं, वन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द साइन 18। ये वैसे भी हमारी यानी जो प्रॉपर्टीज होती हैं जैसे 18, 36, 54, 72, ये जो वैल्यूज हैं आप याद कर लो। तो याद कर लोगे तो आपका ए आपका इसमें आपका एक राइट आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में हम बात करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपका लिमिट यानी डिफरेंशिएट वाले टॉपिक से आपका लिया गया है। क्लियर? डिफरेंशिएट टॉपिक से लिया गया। तो आप सभी जानते हो कि अगर हम इस क्वेश्चन को थोड़ा यहाँ पे सॉल्यूशन सॉल्व कर लें तो लिमिट नाउ x टेंड्स टू n0 एंड नाउ 2 की पावर x एंड माइनस n1 अपॉन और ये स्क्वायर रूट n1 एंड पॉजिटिव x माइनस 1। बच्चों मेरा जो यहाँ पे यानी टारगेट आपको बताना है कि क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ जाए तो आपके माइंड में क्या हिंट, यानी हिंट मैं बताऊंगा। हाँ, कुछ क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके भी दिखाऊंगा, बट आपके माइंड में अगर ये क्वेश्चन को देखते अगर हिंट आ जाता है, आप सभी जानते हो कि लिमिट का क्वेश्चन है और जब हम लिमिट अप्लाई कर रहे हैं तो हमें डिटरमिनेंट यानी इनडिटरमिनेंट वैल्यूज यानी 0/0 ये वैल्यू हमें मिल रही है। तो लिमिट के वैल्यूज यूज ना करके हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। चलो अगर अप्लाई करते हैं तो 2 की पावर x एंड लॉग n2 ये हमारा 0 हो जाएगा और ये आपके पास n1 अपॉन n2 एन स्क्वायर रूट n1 प्लस x और ये हो जाएगा बच्चे आपके पास प्लस मल्टीप्लाइकेशन 1 और ये 0। अगर मैं लिमिट के वैल्यूज को पुट करता हूं तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 1, तो मेरे पास आंसर आया बच्चे log n2 अपॉन और ये मेरे पास n1/2 रेसिप्रोकल होके n2 log n2 ये आपका राइट आंसर आपको मिल जाएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। यानी सी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 एनी फ्रेंड tan थीटा एंड प्लस एन sec थीटा आर इक्वल टू ए की पावर x। अगर बच्चे हमें इन्हें दिया हुआ है कि tan थीटा एन प्लस एन sec थीटा आर इक्वल टू ए की पावर x, हम एक ट्रिग्नोमेट्री में एक आइडेंटिटीज भी जानते हैं, वो कौन सी है कि tan स्क्वायर थीटा यानी sec स्क्वायर थीटा माइनस एन tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू n1। तो इसको अगर मैं ये राइट करूं कि secant थीटा एन प्लस एन tan थीटा आर इक्वल टू ए की पावर x, नो एनी प्रॉब्लम। बट इसी के साथ मैं राइट कर सकता हूं कि sec थीटा माइनस एन tan थीटा आर इक्वल टू n1 अपॉन ए की पावर x। क्लियर है? चलो इन दोनों इक्वेशनों को अगर मैं सोल्व करूं ये एडिशन, तो मेरे पास n2 एंड secant थीटा आर इक्वल टू इन दो को मैं ऐड करूंगा तो e की पावर x का होल स्क्वायर n प्लस n1 अपॉन e की पावर x। चलो यहाँ हमें यानी sec थीटा आर इक्वल टू e की पावर x का होल स्क्वायर पॉजिटिव के 1 अपॉन n2 e की पावर x ये हमें मिल चुका है। हमें जो वैल्यू निकालनी थी वो cos थीटा की, तो cos थीटा जो होता है वो sec का रेसिप्रोकल होता है। तो मैं राइट कर सकता हूँ कि cos थीटा इक्वल n2 e की पावर x अपॉन एन ई की पावर x का होल स्क्वायर एंड पॉजिटिव n1। तो आप देख सकते हो आपका ए आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं कि एफ एन वाई स्क्वायर एन प्लस एन 4y एन प्लस एन 4x एन प्लस n2 देन इक्वेशन ऑफ ए डेट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ ए डेट्रिक्स के बारे में अगर हम बात करते हैं, चलो ठीक है, इक्वेशन ऑफ ए डेट्रिक्स। क्लियर बच्चे? इक्वेशन ऑफ ए डेट्रिक्स में हमने जैसे ये हमें पैराबोला की इक्वेशन इन वाई स्क्वायर एन प्लस एन 4ny, हमने इसमें पॉजिटिव के 4 भी ऐड कर दिया और नेगेटिव के 4 भी ऐड, क्यों? बैलेंस बनाने के लिए n प्लस एन 4x एन प्लस ये 2, तो नॉर्मल हमारे पास आ जाएगा यानी 4x एन प्लस n2 इक्वल टू n0। अगर देखा जाए वाई स्क्वायर एन प्लस एन 4y और ये हमने पॉजिटिव के 2 भी ऐड कर दिया तो ये हमें कंडीशन मिली बच्चे कौन सी? ये हमें मिल गई कितनी कि 4n प्लस, तो नॉर्मल हमारे पास कितना आ जाएगा y एन स्क्वायर y प्लस n2 की पावर होल स्क्वायर और ये हमें मिला नेगेटिव के 4 एंड 4x एंड पॉजिटिव के 2, तो हम राइट कर सकते हैं पॉजिटिव के 4x और माइनस n2 आर इक्वल टू 0। चलो y एन प्लस n2 का होल स्क्वायर अगर हम ये करते हैं तो हमारे पास जो कंडीशन आ जाएगी वो आ जाएगी बच्चे नेगेटिव के 4x और पॉजिटिव के 2। क्लियर है? अगर वाई एन प्लस एन 2 का यहाँ होल स्क्वायर अगर हम करते हैं तो यहाँ पे कंडीशन हमारे पास, चलो मैंने नेगेटिव के 4 मैंने कॉमन ले लिया
तो ये मेरे पास नेगेटिव के 4, तो ये पॉजिटिव x और माइनस, और ये हो जाएगा मेरे पास n 1/2। मैं पैराबोला की जो इक्वेशन y² आर इक्वल टू n 4 n ax अगर यहाँ कंपैरिजन करता हूँ तो 4 तो है, a की वैल्यूज़ यहाँ पे आपको मुझे मिल चुकी है, कितनी बचे? हाँ 1, क्योंकि निगेटिव वैल्यूज से अगर हम लेंगे यहाँ पे तो ये कंडीशन आ जाएगी। अगर मैं कंपैरिजन करूँगा तो मेरे पास एन वाई आर इक्वल टू जो है वो वाई एन प्लस एन 2, और यहाँ पे आपके पास जो x की जो वैल्यूज़ है वो है आपके पास इन x माइनस एन 1/2। आगे कंडीशन हम देखें तो हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ ए डेट्रिक्स होगी वो होती है आपके x इक्वल टू एन ए, x इक्वल टू ए होगी तो कंडीशन हमारे पास क्या आ जाएगी बच्चे? तो ये आ जाएगा हमारे पास x है कितना, x माइनस एन 1/2 आर इक्वल टू एन पॉजिटिव 1, तो पॉजिटिव 1 के अकॉर्डिंग ये हमारे पास एन एक्स आर इक्वल टू एन 1/2 प्लस एन 1, तो ये आपके पास एन 3/2 इज योर राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में अगर हम बात करते हैं तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द लैम्डा एंड 4 इन विच द वेक्टर i माइनस एन जे। ये हमें 3 वेक्टर हमें दिए हुए हैं और दिया हुआ है कि कोप्लेनर है। कोप्लेनर है तो क्यों ना, जब कोप्लेनर है तो एक ही प्लेन इनका में डिटरमिनेंट्स यानी 1 एंड 2 1 2 और लैम्डा। क्लियर बच्चे? आगे हम इसे यानी निगेटिव के 1 और निगेटिव पॉजिटिव के 1 निगेटिव के 1, आगे चलते हैं यानी 1 और निगेटिव के 1 और लैम्डा। कोप्लेनर है तो यानी 0 होगा और इसे हम सॉल्व करेंगे तो आगे कंडीशन हमें जो मिलेगी, तो चलो सॉल्व कर लेते हैं बच्चे साथ के साथ। तो ये हो जाएगा 1 एन लैम्डा और ये पॉजिटिव के 1 यानी -1, निगेटिव 1 तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। आगे चलते हैं तो 2 लैम्डा और निगेटिव 2 लैम्डा और निगेटिव लैम्डा, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव के लैम्डा और पॉजिटिव के 1 निगेटिव के 2 और निगेटिव के लैम्डा। आगे यानी इक्वल टू एन 0, तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी बच्चे कितनी, लैम्डा की वैल्यूज़, तो ये हो जाएगा आपके पास लैम्डा -1 एन प्लस एन 3 लैम्डा और ये हो जाएगा बच्चे आपके पास -2 और निगेटिव लैम्डा आर इक्वल टू एन 0। तो देखा जाए यानी पॉजिटिव लैम्डा निगेटिव लैम्डा कैंसिल और ये हमें 3 लैम्डा और निगेटिव के 3 आर इक्वल टू 0। सॉल्व करूंगा तो लैम्डा आर इक्वल टू मुझे 1 मिलेगा, जिससे ए मेरा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं तो कॉन्जुगेट। ये आपका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक से यानी समित संख्या। अगर देखें तो 1 माइनस एन आइटा अपॉन एन 1 प्लस एन आइटा, तो पहले हमें यानी इसका कॉन्जुगेट निकालने से पहले हमें इसे कॉम्प्लेक्स नंबर के सिंपल फॉर्म यानी जो जर्नल फॉर्म होती है, तो चलो इसका रेशनलाइजेशन कर लेते हैं। तो 1 माइनस एन आइटा अपॉन एन 1 माइनस आइटा, तो इसे ये हो जाएगा बच्चे स्क्वायर होगा तो 1 पॉजिटिव के आइटा स्क्वायर निगेटिव के 2 आइटा अपॉन एन 1 माइनस आइटा स्क्वायर। आइटा स्क्वायर की जो वैल्यूज होती है वो होती है आपकी निगेटिव के 1, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव के 1 और ये हमारे पास आइटा स्क्वायर यानी निगेटिव 1 तो निगेटिव 1, तो ये हमें मिल चुका है निगेटिव के 2 आइटा अपॉन एन 2 और ये हमें निगेटिव के आइटा। तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो इसी का अपोजिट साइन होगा आइटा, बी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, सो व्हाट इज द मीन एंड मोड एंड मीडियन। तो आप सभी जानते हो बच्चे कि मोड जो होता है कि मोड आर इक्वल टू आपके पास एन 3 मीडियन एंड निगेटिव एन 2 मीन के इक्वल होता है, ट्वाइस ऑफ मीन। अब देख लो ये रिलेशन आप जब बनाओगे तो आपका यहाँ पे ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, if and a square y upon dx square plus 5n sin x are equal to n theta are then the value of यानी find the order। बिल्कुल ठीक है, जो हाईएस्ट जो डिफरेंशिएट है वो हमारा 2 है, तो ऑर्डर हमारे पास क्या होगा 2। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में से कि साइड ऑफ द स्क्वायर एंड इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ द 5 मीटर पर सेकेंड एंड वुड वे एंड द रेट ऑफ द चेंज द एरिया एंड द लेंथ ऑफ द साइड 8 मीटर। चलो ठीक है, यानी स्क्वायर की जो साइड है वो आपके पास x यानी 8 एन मीटर आपको गिवन है और dx अपॉन एन dt। क्यों? क्योंकि साइड का जो इंक्रीजिंग रेट है वो आपके पास एन 5 मीटर एन पर सेकेंड है। क्लियर? आप सभी जानते हो कि एरिया जो होता है वो एरिया आपका
साइड का स्क्वायर होता है, तो एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ। चलो अगर मैं डी अपॉन एन डी टी, क्योंकि मुझे एरिया का इंक्रीजिंग रेट मुझे फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा मेरे पास, अगर मैं एक्स का टी के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करूँगा तो ये हो जाएगा 2x और इंटू एन डी एक्स अपॉन एन डी टी। चलो यहाँ पे हम इन 2n मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू क्या थी वो यहाँ पुट करते हैं, तो 8 और डी एक्स अपॉन डी टी कितना था बच्चे 5, तो हमारे पास कितना आया यानी 16 और 5 80 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे एरिया फाइंड कर रहे हैं, तो 80 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड वी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में अगर हम बात करते हैं, चलो डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये तो डायरेक्ट आपका डिफ्रेंशिएट का क्वेश्चन है, तो a की पावर n x और log n a, यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये होगा बच्चे आपके पास यानी a इंटू एन एक्स की पावर a माइनस एन वन टाइम ही डिफ्रेंशिएट करना है, तो हम देख सकते हो a x log a एन a इंटू एक्स की पावर a माइनस वन, सी आपका राइट आंसर। तो ये मैं पहले सेटों में भी आपको मैं बता चुका हूँ कि आपके पास है जो कैलकुलस है, कैलकुलस से आपका लिमिट का क्वेश्चन, और एक आपके पास डिफ्रेंशिएट जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है, और जो इंटीग्रेशन है वो आपका यानी डेफिनाइट और इनडेफिनाइट, यानी टोटल मिला के यानी कैलकुलस आपका 44 से लेके 5 क्वेश्चन आपको देगा बच्चे, तो उसको प्रिपेयर करो। और आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11। देख लो 11 जो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो आपका इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन का, इससे पहले सेटों में भी हम यानी ये चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, यानी इंटीग्रेशन n1 अपॉन एन एक्स स्क्वायर एन डी एक्स। अपने क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट यानी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को एक्स की पावर माइनस एन टू एन डी एक्स लिख सकते हैं। अब ये वही फॉर्म आ चुकी है जो एक्स की पावर एन की होती है, तो इसका इंटीग्रेशन आपके पास हो जाएगा बच्चे एक्स की पावर माइनस एन टू और प्लस एन वन अपॉन माइनस एन टू एन प्लस एन वन। यहाँ पे अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे एक्स की पावर माइनस वन और ये बन चुका है बच्चे माइनस वन। यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे वो निगेटिव के 1 अपॉन एन एक्स की पावर 1, तो निगेटिव 1 अपॉन एक्स, ए आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, एंड फाइंड द 0 to 5 एंड साइन एन 5x dx। चलो ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें बच्चे कि 5x को हमने अगर t लेट कर लेते हैं, 5x को हम ये अगर t लेट कर लेते हैं, तो t लेट करने पे हमें क्या मिला यानी 5 और ये हमें dx अपॉन एन dt, तो हम राइट कर सकते हैं कि dx अपॉन dx इज इक्वल टू एन 1 अपॉन एन 5 एन dt। यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो 1 अपॉन एन 5 एज इट, और ये वैल्यूज हमारे पास 0 to n 5, और ये हमारे पास क्या बना बच्चे आपके पास एन साइन एन टी, और dt के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो ये 1 अपॉन एन 5 और ये बन चुका है आपका निगेटिव एन कॉस एन टी। क्लियर, कॉस एन टी, तो ये वैल्यूज अगर 0 to n 5 ये वैल्यू अगर पुट करोगे तो आपका राइट आंसर आपको मिल जाएगा 2 अपॉन एन 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात करते हैं, तो 13 में मोड का फंक्शन हमें गिवन है जिसे हम वन टाइम ऐड वन टाइम सब्ट्रैक्ट में लेके चलेंगे, तो ये आपके पास n1 से n2, क्लियर 1 से 2, और ये हमारे पास nx एंड dx, और ये हो जाएगा निगेटिव साइन के साथ, तो निगेटिव में 1 n2 नाउ x एंड dx। प्रॉपर सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनल आंसर हमें जो मिलेगा वो आपका 0 मिलेगा बच्चे। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 14, साइन स्क्वायर रूट एंड dx। अगर यहाँ पे हम 1 लेट कर लेते हैं तो हमारे पास यानी तो फंक्शन बन गए फर्स्ट एंड सेकेंड, जो डिफरेंशिएट इंटीग्रेट बाय पार्ट से आप यूज़ करोगे तो आपको आपका ए राइट आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में हम बात करते हैं, तो इसका डबल डिफरेंशिएट अगर आप करोगे तो क्वेश्चन बहुत ईजी है, आप सभी जानते हो डिफरेंशिएट e की पावर n 3x का डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट आपका e की पावर n 3x होगा। डबल आप करोगे तो ये हमें क्या मिलेगा, चलो पहले सिंगल कर लो, तो ये हो जाएगा आपके पास n3 एंड e की पावर n 3x और इंटू 3 अगेन n 3 इंटू n 3 अगेन डिफ्रेंशिएट करोगे तो मिलेगा आपके 9 इंटू ई की पावर n 3x, तो 9 इंटू ई की पावर n 3x, ये आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, देन फोकाई ऑफ द इलिप्स। इलिप्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन एन 8 एन स्क्वायर रूट एन 2 का होल स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ, एंड यहाँ पे यानी वाई स्क्वायर अपॉन एन 144, तो इसे 12 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। मैंने यहाँ पे देखा बच्चे क्या कि v जो है वो ग्रेटर है किससे, a से,
जब v मेरा यानी ग्रेटर है, या आप कह सकते हो कि a जो लेस देन है वो b से है, तो मेरे पास जो ये इलिप्स बनेगा ये कॉन्जुगेट एक्सिस पे बनेगा जो वर्टिकल होती है। वर्टिकल होती है तो ठीक है, हमारे पास यानी उसमें क्या निकालना है, यानी फोकाई। फोकाई वहाँ पे जो होता है वो होता है 0 एंड पॉजिटिव नेगेटिव एंड v एंड e, यानी b तो चलो ठीक है हमारे पास n12 है, बट e की वैल्यूज उस टाइम वो होती है e इक्वल टू एन स्क्वायर रूट एंड 1 माइनस ए स्क्वायर कितना है बच्चे मेरा यहाँ पे 128 और v स्क्वायर है 144। सिंप्लीफाई करूँगा तो ये मुझे मिलेगा 16 अपॉन एन 144 से, और सिंप्लीफाई करूँगा तो आ जाएगा बच्चे 4 अपॉन एन 12। ये e की वैल्यूज़ अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो मेरे पास जो फोकाई है वो 0 एंड पॉजिटिव नेगेटिव, b मेरे पास कितना है बच्चे 12, तो ये हो चुका 12 मल्टीप्लाई e कितना आया 4/12, तो 4/12 यानी 12 से 12, तो मेरे पास जो फोकाई होगा 0 पॉजिटिव नेगेटिव एंड 4, ये फोकाई। तो देख सकते हो v आपका राइट आंसर। आगे नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ साइन इनवर्स एंड स्क्वायर रूट एंड 3/2। चलो अगर देखा जाए यहाँ पे साइन इनवर्स और स्क्वायर रूट एंड 3/2 को मैं साइन एन पाई बाई एन 3 में रख सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि साइन इनवर्स की जो रेंज होती है वो आपके नेगेटिव के π/2 से पॉजिटिव के π/2 के बीच में होती है, तो ये रेंज में भी लाई करता है। तो मेरे पास जो प्रिंसिपल वैल्यूज होगी π/3, सो π/3 ए मेरा राइट आंसर। तो इतने कोई इसी क्वेश्चन, यानी अगर मान लो कि हर टॉपिक के अगर आपको बेसिक में थोड़ी आप मेहनत कर लो तो आप अपने एयरफोर्स एग्जामिनेशन में 20+ मार्क्स आप इजीली ला सकते हो। क्लियर? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 का रेंज ऑफ द फंक्शन। तो ठीक है, यानी रेंज निकालने से पहले हमें इस फंक्शन को मान लो यानी वाई आर इक्वल टू एन एक्स माइनस एन 2 अपॉन एन एक्स एन प्लस एन 2 लिख लिया बच्चे। चलो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो गया आपके एक्स एन वाई एन प्लस एन 2 वाई आर इक्वल टू एक्स माइनस एन 2। चलो वाई किसको, ये x वाले टर्मों को एक तरफ ले आते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स एन वाई और निगेटिव एक्स आर इक्वल टू नेगेटिव के 2 और नेगेटिव के 2y लिख सकता हूँ बच्चे। x को मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो एक्स आर इक्वल टू यहाँ पे नेगेटिव मैंने ले लिया, तो ये बना आपके पास n2 प्लस n2y अपॉन और ये y माइनस n1। आपने देखा कि यहाँ पे हमारे पास जो रेंज है, रेंज में हमारे पास यानी जो फंक्शन x के रेस्पेक्ट में x y के रेस्पेक्ट में जो आया है, तो ये नॉट डिफाइन नहीं होना चाहिए, यानी ये वो सभी वैल्यूज दे सकता है, बस ओनली y इज इक्वल टू आपका पॉजिटिव के 1 पे नहीं, क्योंकि y इज इक्वल टू पॉजिटिव पे ये आपका नॉट डिफाइन बनेगा। तो इसकी रेंज जो होगी वो रेंज ऑल द रियल नंबर व्हाट नॉट इंक्लूडेड पॉजिटिव के 1, तो डी आपका राइट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19, cos n 8 एंड नेगेटिव sin 8 एंड cos 8। तो बिल्कुल ठीक है, यानी नॉमिनेटर और डेनोमिनेटर में मैं n cos 8 से अगर डिवाइड करूं तो मेरे पास 1 नेगेटिव n tan 8 डिग्री अपॉन n1 प्लस n tan 8 डिग्री। इस टाइप के क्वेश्चन आपने क्लास में वो काफ़ी किए हुए हैं। 1 को आप क्या लिख सकते हो tan 45, तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी बनेगी tan 45 और नेगेटिव 8 डिग्री। क्या tan a माइनस बी की प्रॉपर्टीज ओपन करूंगा तो ये कॉन्सेप्ट मुझे मिलेगा बिल्कुल। तो 45 माइनस 8 हाउ मच, यानी tan 37 डिग्री। सी आपका राइट आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 20, देन द फोकस एंड द इक्वेशन ऑफ ए डेट्रिक्स ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x r। बिल्कुल ठीक है, अगर देखा जाए बच्चे कि y स्क्वायर आर इक्वल टू, अगर मैं इसे 4ax में कन्वर्ट करूं तो मैं लिख सकता हूं इसको कि y स्क्वायर आर इक्वल टू एन 4 मल्टीप्लाई एन 2x। तो यहाँ से a की वैल्यूज क्या मिल चुकी है आपको 2। तो मेरे पास जो फोकस होगा a,0, तो a की यानी 2,0, और जो इक्वेशन ऑफ ए डेट्रिक्स होती है वो आपकी x इज इक्वल टू a, तो x आर इक्वल टू a यानी 2, तो नॉर्मल हमारे पास आ जाएगा x आर इक्वल टू एन ए, तो नॉर्मल कंडीशन हमारी यानी x माइनस ए, तो माइनस एन 2, यानी आपका डी आपका राइट आंसर होगा क्योंकि माइनस ए के इक्वल। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के नंबर ऑफ द नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ। इस सेट के अंदर आपके नंबर ऑफ द एलिमेंट जो है वो आपके 4 हैं, तो पूरे सबसेट जो है वो 2 की पावर 4 हुए।
बट उन्होंने पूछा हुआ नॉन एम्प्टी, तो नॉन एम्प्टी यानी एम्प्टी सेट को हटा दो तो बना 2 की पावर 4 n 16 माइनस n1 आर इक्वल टू 15 आपका राइट आंसर। सी क्वेश्चन नंबर 22 बिल्कुल ठीक है, यानी हमें दिया हुआ है 1 प्लस एन आइटा स्क्वायर एन पॉजिटिव आइटा की पावर एन 4 एन पॉजिटिव एन आइटा की पावर एन 6। आप सभी जानते हो बच्चे कि आइटा की पावर एन 4 के मल्टीपल में आपका ऑलवेज जो रिजल्ट होता है वो आपका 1 होता है। आइटा स्क्वायर, तो इनकी वैल्यू चलो पुट करते हैं, 1 प्लस ये हमारे पास -1 ही रहेगा, -1, और ये आपका पॉजिटिव के 1 और पॉजिटिव और निगेटिव के 1, तो दिस वन आपका 0 इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 फाइंड द लार्जेस्ट एंड कोफिशिएंट ऑफ द एक्सपेंशन। ये आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 23 है, ये आपका बीटी यानी बायनोमियल थ्योरम का है, द्विपद प्रमेय। आपको मैंने बताया कि एक्सपेंशन में कभी भी अगर जो आपका कोफिशिएंट यानी जो लार्जेस्ट टर्म होता है वो उसका मिडिल टर्म ही होता है, और मिडिल टर्म देखा जाए यहाँ पे आपके पास पावर जो है वो 24 एक इवन नंबर है, इवन नंबर है, तो आपके पास इसका जो ग्रेटेस्ट जो कोफिशिएंट होगा वो आपके पास NC NY2 के इक्वल होगा, तो N24 NC 24 NY2 आर इक्वल टू N24 NC N12, ये आपका ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट होगा, या इसी को हम मिडिल टर्म कोफिशिएंट भी कह सकते हैं। तो 24C12 24 आपका फाइंड इफ द थर्ड टर्म ऑफ द जीपी एंड थर्ड टर्म ऑफ जीपी इज 4 देन द सम नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे आपका प्रोडक्ट चल रहा है, तो इसे सम की जगह आपको प्रोडक्ट लेके चलना है बच्चे। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट में, सम में नहीं, प्रोडक्ट में ये क्वेश्चन होगा आपका। क्लियर? तो जीपी के अकॉर्डिंग मान लो अगर हम फर्स्ट टर्म यहाँ पे हम ए लेके चलते हैं और कॉमन जो रेशियो है वो आपका स्मॉल r लेके चलते हैं, तो इस फाइंड यानी थर्ड टर्म ऑफ जीपी, तो जीपी के अकॉर्डिंग हमारे पास जो थर्ड टर्म होगा, तो थर्ड टर्म हो गया आपके पास a इंटू आर की पावर n3 माइनस n1 यानी AR स्क्वायर, और इसकी जो वैल्यूज़ है यानी थर्ड यानी, तो ये AR स्क्वायर जो दिया हुआ बच्चे 4 दिया हुआ है। क्लियर है? बट इन्होंने पूछा हुआ है कि द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म। अगर मैं जीपी के अकॉर्डिंग चलता हूँ तो यहाँ पे उन्होंने एक टर्म ए और AR स्क्वायर AR क्यूब एंड AR की पावर n4, ये 1 2 3 4 5 टर्म हो गए। अगर मैं इनका प्रोडक्ट में करता हूँ तो प्रोडक्ट मेरे पास कितना होगा, a की पावर n5 और यहाँ पे आपके पास 1 3 6 और 10 और r की पावर आपके पास n10, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि a इंटू एन आर स्क्वायर एन की पावर n5 लिख सकता हूँ, और इसकी वैल्यूज ऑलरेडी गिवन है कितनी 4, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा तो यानी 4 की पावर n5 आपका राइट आंसर होगा, 4 की पावर 5 डी आपका राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन नंबर जो 24 है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड y इक्वल टू x एंड y इक्वल टू mod x। तो यहाँ पे अगर हम यानी ग्राफ में लेके चले तो आपके पास 2 लाइन सेगमेंट आएंगे, एक तो आपका फर्स्ट एक्स क्वाड्रेंट में और एक आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे हम बस डायरेक्ट इतना मान लो कि 0 से 1 आपको ये चीज़ निकालनी है, और ये निकालना है स्क्वायर रूट x और माइनस एन एक्स पर। डिफ्रेंशिएट करोगे तो डायरेक्ट आपको चीज़ें इन्हें सोल्व करते हुए चलोगे तो ये मिलेगा बच्चे आपके पास, यानी इसे और ज़्यादा सोल्व तो 0 से 1, और ये हमें मिल जाएगा कितना, ये यानी x की पावर n1 y2 n प्लस n1 अपॉन n1 y2 n प्लस n1, और ये यहाँ पे इसी को भी सोल्व कर लो साथ के साथ, और ये मिल जाएगा बच्चे आपके पास nx की पावर n2 अपॉन n2। क्लियर? चलो ये हमने कर लिया, तो इसे हम 0 से 1 अगर वैल्यूज हम देखें तो यहाँ x की पावर आपकी यानी 3yn2 अपॉन, और ये बन जाएगा आपके पास बच्चे 3yn2 और निगेटिव और x स्क्वायर अपॉन n2। अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो वैल्यू पुट करने में हमें क्या मिलेगा 1 में, तो 1 में मिलेगा यानी 1 अपॉन n2 yn3 और निगेटिव n1 y2, बट 0 पुट करेंगे तो फाइनली आंसर 0। इसे सिंप्लीफाई कर लो बच्चे कि 2 अपॉन n3 निगेटिव 1 yn2, तो एलसीएम 6 और 3 2 यानी 4 और माइनस n3, तो ये आपका 1/6 आपका राइट आंसर डी। तो इस तरीके से यानी अगर क्वेश्चन को थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके चलोगे तो आपका सॉल्यूशन भी इजी रहेगा और कम टाइम में आपको राइट आंसर आपको मिल जाएगा। ओके, गुड लक, जय हिंद। जय हिंद बच्चों।
जैसे कि अभी आपके 2 टेस्ट सेट हो गए, तो आज हम सेट नंबर 3 करेंगे। तो फिजिक्स सेक्शन स्टार्ट करता हूँ। यस, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो इसकी डायमेंशन पूछी हुई है। तो पी वी इक्वल एन आर टी ये होता है, ठीक है। लेकिन इसमें मोल गिवन नहीं है, तो आप इसको रह सकते, तो आप जो है सिर्फ ये लिख लीजिए पी वी इक्वल टू आर टी। तो इसमें जो आर है वो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। तो अब आपको इसकी डायमेंशन फाइंड करनी है। अब देखो प्रेशर एंड वॉल्यूम, दाब और आयतन, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है उसकी डायमेंशन होती है वर्क की, कार्य की होती है, ठीक है। तो इसमें तो आप वर्क की डायमेंशन लिख देंगे और टी की डायमेंशन इसमें के फॉर्म में, हाँ के उसमें गिवन है टर्म्स में। तो ये किससे मैच करेगा आपका आंसर? यस, आंसर इज बी, सेकेंड आंसर हो गया ये इसका, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, इफ द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स इज इंक्रीज्ड द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन। देखो कार्नोट इंजन की जो एफिशिएंसी होती है, अगर मैं सिर्फ एफिशिएंसी लिखूँ परसेंटेज में ना लिखूँ, तो 1 माइनस T2 अपॉन T1। तो इसमें जो T2 होता है ये तो होता है टेम्परेचर ऑफ द सिंक, जो कि लो टेम्परेचर पे होता है, और ये होता है टेम्परेचर ऑफ द सोर्स, जो कि हाई टेम्परेचर पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि स्रोत का तापमान अगर बढ़ाया जाता है, तो देखो अगर इस वैल्यू को मैं इंक्रीज करूँगा, तो ये वैल्यू इंक्रीज करूँगा तो ये वैल्यू जो है डिक्रीज हो जाएगी, और ये वैल्यू डिक्रीज यानी कम होने से जो 1 में से कम वैल्यू माइनस होगी, तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा पहले के रेस्पेक्ट में बड़ी वैल्यू मिलेगी, दैट मीन्स इंक्रीजेज, तो बढ़ जाती है कार्नोट इंजन, ठीक है। उसकी दक्षता पूछी हुई थी, तो ये होता है आपका। हाँ, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, देखो तारों का जो टिमटिमाना होता है वो किसका कारण है? तो इसका कारण होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, यानी कि वायुमंडलीय अपवर्तन। तो होता क्या है कि वायुमंडल जो है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, या उसे कह दो उसकी डेंसिटी, वो यूनिफॉर्म नहीं होती है, तो वो चेंज होती रहती है। तो उस कारण से हमें ऐसा लगता है कि कभी हम पे स्टार से ज़्यादा लाइट आती है, प्रकाश कभी कम आता है, तो हम उसे बोलते हैं टिमटिमाना। तो आंसर हो गया बी आंसर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। और वैसे एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, वायुमंडलीय अपवर्तन प्रकाश का। हाँ, इसमें एक सिंपल पेंडुलम गिवन है, इसको बोलते हैं सरल लोलक, है ना। तो सरल लोलक गिवन, हाँ, इसका हमें जो है लेंथ गिवन है। देखो सरल लोलक की जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 2 पाई अंडर रूट लंबाई, और ये गुरुत्वीय त्वरण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसमें जो इसकी लेंथ गिवन है वो 9.8 गिवन है। तो पाई की वैल्यू पुट कर दीजिए, लेंथ 9.8 एंड जी की वैल्यू भी 9.8। तो सॉल्विंग दिस वी गेट 6.28। ये हो गया हमारा सेकंड, ठीक है, सेकंड। तो आंसर ये हो गया। तो सरल लोलक जिसकी लंबाई 9.8 मीटर होती है, उसका समय अंतराल, टाइम पीरियड जो होता है वो 6.28 होता है। हाँ, किसी चालक में जो उत्पन्न ऊष्मा होती है वो किसके वर्ग के अनुकर्मानुपाती होती है, यानी समानुपाती होती है? तो हीट जो होती है, हीट एनर्जी, I² RT। तो इसमें I तो करंट हो गई, धारा, R रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, T टाइम। तो आप देख रहे हैं कि स्क्वायर ओनली करंट में है, तो आंसर हो गया बी। हाँ, हाइड्रोलिक प्रेस, ठीक है। हाइड्रोलिक प्रेस जो है ये जो है किस सिद्धांत पर वर्क करती है? ये पास्कल लॉ पे करती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया पास्कल लॉ, पास्कल का नियम। हाँ, अगर हम किसी बंद कमरे में किसी पंखे को खोल दें तो कमरे का तापमान क्या होगा? देखो अगर कमरा बंद है तो उसके अंदर जो एयर है वो ट्रैप हो गई, ठीक है, और वही पंखे के, जब पंखा मूव करेगा तो वही एयर जो है वाइब्रेट करेगी, तो उससे क्या होगा? हीट जनरेट होगी। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ठीक है, दैट मीन्स इंक्रीज है, तो कमरे का ताप थोड़ा बढ़ जाता है। तो ये आंसर है, और काफ़ी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और आते हैं। नेक्स्ट, हाँ, लॉन्ग साइडेडनेस।
यानी कि दूरदृष्टि दोष, जिसको हम कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। तो इसको अगर हमें ठीक करना है तो इसके करेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस यूज़ किया जाता है इसके लिए। हाँ देखो, ये यंग का द्विज्वरी का प्रयोग है, और उसमें जब हमने इस वेवलेंथ की लाइट प्रयोग करी तो हमें 85 फ्रिंजेस ऑब्टेन होती है, ठीक है, ऑब्जर्व होती है। अगर हम दूसरे कलर की लाइट यूज़ करें तो उस केस में नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितनी हो जाएंगी, ये पूछा हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे आपको नंबर ऑफ फ्रिंजेस गिवन हो और यूजिंग जो आपने वेवलेंथ यूज़ कर रखा वो गिवन हो, तो हमें ये वाला फार्मूला अप्लाई करना चाहिए, n1 λ1 इक्वल n2 λ2, ये फार्मूला। और ऐसे क्वेश्चन जनरली पेपर में आए हुए हैं, आते हैं, तो इस फार्मूले को आप याद कर लीजिए। अब देखो, पहले केस में हमें नंबर ऑफ फ्रिंजेस गिवन है 85 फ्रिंजों की संख्या, एंड वेवलेंथ गिवन है 5898। न्यू नंबर्स फाइंड करना है, एंड वेवलेंथ इज गिवन 5461। तो बस अब आप इसको यूज सॉल्व कर लीजिए। 5898 और ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 5461 इंटू 85, ठीक है। तो जाहिर है कि ये वैल्यू जो है मोर देन 1 आती है, तो जो न्यू नंबर आएगा फ्रिंजेस का वो मोर देन 85 आएगा, ठीक है। तो मोर देन 85 आएगा, ये तुम्हारा आंसर हो नहीं सकता, 85 से मोर होगा, ये भी नहीं हो सकता। तो बाकी इसको आप सॉल्व करेंगे, ये 91 पॉइंट समथिंग आता है, तो हमारा आंसर अप्रॉक्सीमेट 91 ये हो जाता है, ऐसे क्वेश्चन। तो इसमें आपको ये देखना है कि ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। और वैसे हम इसको प्रॉपर वैसे करेंगे तो थोड़ा लेंथी जाता है ये, तो ये शॉर्ट मेथड है ये इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। हाँ, पेंडुलम क्लॉक, देखो गर्मियों में जो पेंडुलम क्लॉक होती है, सरल लोलक घड़ियाँ होती हैं, वो सुस्त हो जाती है, इतना ये स्टेटमेंट आपको गिवन है। अब इसमें ऐसा क्यों होता है ये पूछा गया, इसे ऑप्शंस गिवन है आपके, ठीक है। तो हम देखते हैं ऐसा क्यों होता है। देखिए, जो सिंपल पेंडुलम है उसका जो टाइम पीरियड होता है 2 पाई लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखो समर में, ठीक है, हाँ, तो यानी गर्मियों में टेम्परेचर बढ़ने से लेंथ इंक्रीज हो जाती है, तो ये लेंथ अगर इंक्रीज हो गया तो टी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, और टी इंक्रीज होने से ओमेगा इक्वल 2 पाई अपॉन टी, यानी अगर टाइम पीरियड इंक्रीज हो गया है तो ओमेगा क्या हो जाएगा, डिक्रीज, और डिक्रीज का मतलब होता है सुस्त हो जाना, ठीक है। तो उसकी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी, डेट में स्लो हो जाएगी। तो ऐसा क्यों होता है, द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इंक्रीजेज। तो इसका जो रीज़न है वो मेन आपका ये है। तो लेंथ में इंक्रीज होने से टी इंक्रीज होता है, और टी इंक्रीज मीन्स ओमेगा डिक्रीज, तो वो धीमी हो जाती है, ये इसका रीज़न है। नेक्स्ट, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द सरफेस टेंशन विल। देखो सरफेस टेंशन जो होता है वो टेम्परेचर इंक्रीज होने पर डिक्रीज होता है, सिंपल फैक्ट है। स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इंक्रीजेज देन दैट ऑफ द बॉडी ऑफ एट इक्वेटर, है ना। तो किसी अगर जो है अर्थ की स्पीड ऑफ रोटेशन अगर इंक्रीज हो जाए तो इक्वेटर पे किसी भी बॉडी का वेट पूछा गया है कि क्या होगा इनमें से, ठीक है। तो देखो इक्वेटर पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है इक्वेटर पे, ठीक है, इक्वेटर पे हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं, G माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। तो यानी अगर इफ अर्थ इंक्रीजेज इट्स स्पीड ऑफ रोटेशन, ओमेगा इंक्रीज होने पर ये रिजल्टेंट वैल्यू जो होती है इंक्रीज होगी। तो ये इंक्रीज होने से इसका मतलब है कि वैल्यू जो अब जो G में से वैल्यू होगी माइनस, वो ज़्यादा वैल्यू माइनस हो रही है। तो G में से ज़्यादा वैल्यू माइनस होने पर आपको रिजल्ट पहले के रेस्पेक्ट में अब कम मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि G की वैल्यू डिक्रीज हो गई, और G की वैल्यू डिक्रीज हो गई, इसका मतलब वेट भी डिक्रीज हो गया। क्यों? क्योंकि वेट होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट प्लेस, ठीक है। किसी भी जगह पर किसी वस्तु का जो भार होता है उस, ठीक है, द्रव्यमान गुणा उस जगह पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है उसकी मल्टीप्लाई होती है। तो जब G की वैल्यू डिक्रीज हो गई तो वेट भी डिक्रीज हो जाएगा, सिंपल। हाँ, बायोंसी, देखो बायोंसी जो होता है, हाँ, अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी व्हेन बॉडी इज इमर्स्ड इन ए फ्लूइड।
तो अगर कोई पिंड किसी द्रव में, या हम कहते हैं तरल में, कहते हैं गैस में भी या द्रव में, तो जब डूबता है तो ऊपर की ओर एक फोर्स लगता है, ठीक है, उस फोर्स को हम कहते हैं उत्प्लावन बल, इंग्लिश में बायोंट फोर्स। तो वो किस पे डिपेंड करता है? देखो वो डिपेंड करता है मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, यानी बॉडी अपनी जगह बनाने के लिए जितने लिक्विड को डिस्प्लेस करेगी, ठीक है, उसके मास पे डिपेंड करता है। और यहाँ पे वो लिक्विड भी हो सकता है, वो गैस भी हो सकता है, इसलिए हम उसको फ्लूइड बोल देते हैं, यानी कि तरल बोल देते हैं। द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकती है। नेक्स्ट, मैग्नेटिज्म। हाँ देखो, जो बार मैग्नेट होती है, तो बार मैग्नेट के पूछा हुआ कि किस पॉइंट पर जो है, हाँ सेंटर पे क्या, तो सेंटर पे पूछा मैग्नेटिक फील्ड, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। हाँ, रेज इंसिडेंट, देखो इसमें ये पूछा गया है कि ये कोई प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर गिवन है, और ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई, रिफ्लेक्ट, नॉर्मल। अब देखो, अगर ये मीडियम चेंज ना होता तो इसको एक्चुअल में इस तरह जाना था, तो ये कितना एंगल डिफ्लेक्ट हुई है, इस एंगल को पूछा गया है। और ये एंगल हमें गिवन है, इसको अगर मैं थीटा बोलूं 30 डिग्री, तो ये भी थीटा होगा। तो ये एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन फाइंड करने का जो फार्मूला होता है 180 माइनस 2 थीटा, एंड थीटा इज गिवन 30 डिग्री, 30 डिग्री, तो आंसर हो गया हमारा 120 डिग्री। तो ये पूछा गया था हमसे, व्हाट विल बी द डेविएशन आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, यानी कि ये जो रे है, रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण, ये अपने एक्चुअल पथ से कितना विचलित हुई है, ये पूछा गया है। तो उसमें आपको ये वाला फार्मूला अप्लाई करना होता है। नेक्स्ट, अ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। हाँ देखो, एक पिंड है, उसको हमने ऊपर की ओर थ्रो किया एट द हाईएस्ट पॉइंट। तो हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होता है? हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी मोमेंटरीली कुछ क्षण के लिए 0 होती है, बट जो एक्सेलेरेशन होता है वो होता है g के इक्वल होता है एंड डाउनवर्ड होता है। तो ये इसके फैक्ट्स हैं। अब देखते हैं इसमें आपको कौन सा ऑप्शन गिवन है, ठीक है, ये पूछा गया था, तो इस पर तो ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। तो उस पर एक त्वरण लगेगा, एक्सेलरेशन लगेगा जो डाउनवर्ड होगा, ये आ गया आंसर। नेक्स्ट, हाँ अच्छा, इसमें आपको कुछ ये मिरर दे रखे हैं और ये पूछा हुआ है कि किस केस में हमें सेम साइज का ऑब्जेक्ट, वो इमेज ऑब्टेन होता है, ठीक है। तो छवि का मतलब है कि प्रतिबिंब है ना, ये प्रतिबिंब हो गया और ये पिंड हो गया, ठीक है। तो इनमें से बताना है कि इनमें से कौन जो है सेम, यानी कि वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बनाता है। देखो, ये तो एक तो प्लेन मिरर बनाता है, ये तो वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। और कॉन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण तो हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, ये तो होगा नहीं। कॉन्केव मिरर यानी कि अवतल दर्पण एक केस में सेम साइज का बनाता है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब वस्तु वक्रता केंद्र पे रखी हो तो उस केस में वो वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बनाता है। तो ये दोनों आंसर है, तो ये दोनों आंसर इसमें इंक्लूड रखें, बोथ प्लेन एंड कॉन्केव मिरर। तो हमारा आंसर हो गया डी आंसर हो गया ये, इसमें दोनों आ गए आपके। अच्छा, व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? सिंपल, एम्पियर होता है, ठीक है, एम्पियर होती है इसकी ऐसा यूनिट। हाँ अच्छा, किसी भी पिंड का जो चंद्रमा पे भार होगा वो पृथ्वी पर भार के कंपैरिजन पूछा हुआ है कि मोर होगा लेस होगा, ये पूछा हुआ है। तो सिंपल सा अभी बताया था आपको मैंने कि वेट जो होता है, भार होता है मास इनटू जी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जो जी है वो अर्थ पर और मून पे। तो मून पे जो है अर्थ का 1/5 है, 1/6 है, ठीक है, तो 1/6 होता है अप्रॉक्सीमेट, तो 1/6 होता है। तो सोचोगे अगर जी की वैल्यू डिक्रीज हो गई है, 1/6 हो गई है, तो वेट भी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि मून पे जो वेट होगा वो अर्थ पे वेट से लेस होगा, कम होगा, ये आंसर हो गया। इसका रीजन हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, 1/6 है वहाँ, 1/6। हाँ देखो, इसमें ये इस तरह समझना है, इस क्वेश्चन को आप ये समझें, एक प्लेन मिरर है और ये इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, आपतित किरण और परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण हो गई।
अब देखो क्वेश्चन क्या, आपको क्वेश्चन ये है कि इफ प्लेन मिरर इज रोटेटेड बाय एंगल 20 डिग्री, यानी कि ये प्लेन मिरर जो पहली सिचुएशन इसकी है, अगर मैं इसको 20 डिग्री पे रोटेट कर दूं, यानी जो न्यू पोजीशन है उसकी, ये वाला केस M2, इसको अगर मैं 20 डिग्री रोटेट कर देता हूं तो ये रेंज कितने एंगल, ठीक है, हाँ, कितने एंगल जो है रोटेट होगी, ये पूछा गया है। तो ऐसे केस में याद रखिए जितना एंगल आप इसको रोटेट करेंगे मिरर को, उसका ट्वाइस ये रोटेट हो जाएगा इसी डायरेक्शन में, ठीक है। तो आप 20 का ट्वाइस कर दीजिए, दुगना कर दीजिए, तो 40 डिग्री हो गया ये। अच्छा, हाँ, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। अब देखो जो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गतिशीलता, ये होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसको हम कहते हैं अनुगमन वेग, अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। अब ऑप्शन में हमें जो गिवन है वो यहाँ देखो, ये वोल्ट है, तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें वाला फार्मूला लिखना है जिसमें वोल्ट इन्वॉल्व होता हो, ठीक है। एक तो होता फोर्स अपॉन चार्ज, उसमें न्यूटन, लेकिन यहाँ पे वोल्ट की एंट्री हो रखी है ना, तो ये तो सिंपल हो गया, मीटर पर सेकेंड स्पीड है, ये तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना, तो यानी वेलोसिटी यानी स्पीड का आप यूनिट पुट कर दोगे। अब इसमें हमें पुट करना होगा वोल्ट पर मीटर। अब देखो इसमें किससे मैच करेगा, ये मीटर स्क्वायर, सेकेंड इनवर्स एंड वोल्ट इनवर्स, तो हमारा आंसर हो गया फर्स्ट, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी की जो यूनिट होती है वही होगी, बाकी डायमेंशन पूछेंगे तो उसी रेस्पेक्ट में उसको चेंज कर लेंगे। हाँ, नेक्स्ट है मरकरी यानी पारा। पारा कांच को गीला नहीं करता, तो यानी ये गुणधर्म क्या कहलाता है। अब देखो ना, जो मरकरी है, ठीक है, एक तो मरकरी हो गया और एक ग्लास हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि मरकरी की मॉलिक्यूल्स के बिटवीन जो कोहेसिव फोर्सेस होते हैं, फोर्स, एंड ग्लास एंड मरकरी, इनके मॉलिक्यूल्स के बिटवीन जो एडहेसिव फोर्स होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं संसंजक बल, इसको असंजक बल। तो ये फोर्स ज़्यादा होता है, तो इस कारण से ये इसको गिला नहीं करता। तो यहाँ पे जो मेन आपका आ गया वो है, यहाँ पे जो ऑप्शन मैच करेगा वो एडहेशन से करेगा, ठीक है, इसलिए वो नहीं करता क्योंकि ये फोर्स ज़्यादा है एडहेसिव फोर्स से। तो इसका जो रीज़न है, यानी जो ये प्रॉपर्टी होती है, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं ये वाला ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद लिक्विड ओनली नॉट फॉर गैस, यानी कि इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो केवल लिक्विड से रिलेटेड होती है, गैस से नहीं होती है, वो सरफेस टेंशन है, ठीक है, ये लिक्विड में होता है। तो हमारा आंसर ये हो गया। नेक्स्ट, हाँ देखो, इसमें आपको एक नेटवर्क दे रखा है रेजिस्टेंस का, और इसमें देखो आपको पूछा हुआ है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो पहले तो आप ये देखिए, जो करंट इसमें फ्लो होगी वही करंट इसमें फ्लो होगी, यानी ये दोनों सीरीज में आ गए। अब जब दोनों सीरीज में आ गए तो इनका एक इक्विवेलेंट ये हो जाएगा 2R, ठीक है। अब हमारे सर्किट में ये नहीं आएगा, देखो अब ये नहीं है, अब हमारे सर्किट का पार्ट ये नहीं है। अब इसको आप ही समझिए कि आपने इसको सिंप्लीफाई करके इस तरह से लिया है, ये नहीं हमारे सर्किट में। इसको आप इस तरह देखें आप, अब ये दोनों पैरेलल में हो गए, और जब दो रेजिस्टेंस सेम होते हैं, पैरेलल में होते हैं, तो रिजल्टेंट उनका हाफ होता है। बाकी आप इससे भी कर सकते हो, यानी इन दोनों का रिजल्टेंट, ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट आप ऐसे फाइंड कर सकते हो, 1/R इक्वल 1/2R प्लस 1/2R, ऐसे भी कर सकते हो आप। और या फिर ऐसे कर दीजिए, इन दोनों का रिजल्टेंट जो है दोनों की मल्टीप्लाई अपॉन दोनों का सम, ये भी है। लेकिन सिंपल सा याद रखिए, अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो रिजल्टेंट उनका हाफ होता है, तो 2R का हाफ कर दीजिए, R हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अब आप इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म ये समझिए कि ये इस तरह सिंपल हो गया, ये वैल्यू है, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू जाएगी ओनली R, बस। अब जो करंट इसमें फ्लो होगी वही करंट इसमें फ्लो हो रही है, और वही करंट इसमें। इसका मतलब ये तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में आ गए, श्रेणी क्रम में आ गए, और श्रेणी क्रम में आ गए तो इनका एक इक्विवेलेंट यानी तुल्य रेजिस्टेंस बन जाएगा 3R। आंसर इज सी, ये होता है आपको। हाँ, हुज पेनिट्रेशन पावर इज मैक्सिमम, ठीक है। इसमें आपको एक्स रेज, बीटा रेज, गामा रेज एंड एक्स रे, ठीक है,
तो ये सॉरी अल्फा रेज, अल्फा बीटा गामा एंड एक्स रेज। तो इनकी पूछी हुई कि इनमें से किसकी पेनिट्रेटिंग पावर मैक्सिमम होती है, भेदन क्षमता होती है, तो सबसे अधिक भेदन क्षमता जो होती है वो गामा रेज की होती है। तो इस तरह बच्चों ये 25 क्वेश्चन जो सेट नंबर 3 के थे पूरे होते हैं। अगर आप इन सेट को अच्छी तरह से कर रहे हैं, ठीक है, बाकी इसके बेसिस पे और आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल होंगे। ओके, थैंक यू। हेलो गाइस, लेट्स कंटिन्यू विद द सेशन। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच लिखा, आपको क्लियरली दिख रहा है, डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर सेंटेंस है, इट इज इन डायरेक्ट स्पीच और आपको इसे इनडायरेक्ट में चेंज करना है। जेम्स सेड टू हिज मदर, आई एम लीविंग फॉर न्यूयॉर्क टुमारो। फ्यूचर टेंस लिखने का एक और तरीका ये है कि भाई जब आपको पता है कि कार्य किसी निश्चित समय पर किसी फ्यूचर टाइम में होने ही वाला है तो आप उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी लिख सकते हैं। यहाँ देखिए इसको, सेड टू जो है वो मेरा रिपोर्टिंग वर्ब है डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर पीछे से ऑब्जेक्ट दी हुई है इसीलिए सेड टू आपका टोल्ड में चेंज हो जाएगा। अंदर मुझे प्रोनाउन, नाउ सिंस दिस इज सेड पास्ट टेंस है इसीलिए डायरेक्ट स्पीच रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो टेंस है वर्ब की वो चेंज होने वाली है अब। ठीक, चलिए ना आगे देखते हैं। जब आप कॉमा हटाएंगे, आप यहाँ पर इस कॉमा की जगह एक कंजंक्शन लगाएंगे, वो है दैट। ठीक, बट बिफोर पुटिंग द कंजंक्शन यू हैव टू राइट द ऑब्जेक्ट। ठीक है, आप ऑब्जेक्ट जरूर लिख लेंगे। ऑब्जेक्ट है टोल्ड हिज मदर और फिर लिखिए आप कंजंक्शन दैट। क्या बताया उसने अपनी माता जी को ना, आई जो है फर्स्ट पर्सन में है और प्रोनाउंस चेंज करने का रूल जो है वो ये चलता है, इसे हम कहते हैं सन रूल 1 2 3। अगर फर्स्ट पर्सन में है, डायरेक्ट स्पीच के अंदर जो प्रोनाउन है अगर वो फर्स्ट पर्सन में है तो वो रिपोर्टेड या आपके रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगी और जो सब्जेक्ट है वो आपका एक नाउन है, नाम है, और हम कहते हैं नाम और थर्ड पर्सन बिल्कुल एक जैसा बिहेव करता है, यानी कि ये अब थर्ड पर्सन में चेंज हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, आपने सिर्फ पर्सन चेंज करना है, केस नहीं बदलना है। ये मुझे साफ दिख रहा है सब्जेक्टिव केस, तो चेंज होकर भी ये सब्जेक्टिव केस में ही रहेगा, दैट ये ही हो जाएगा। नाउ टेंस जो है इट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो बेटा सेड के बाद सेड है पास्ट में चेंज हो जाएगी। हम कहते हैं भाई अगर ये पास्ट टेंस है तो अंदर की टेंस बदली होने वाली है, जितने भी प्रेजेंट टेंस अंदर है वो आपके कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। यानी अगर ये एम लिविंग है तो ये वॉज लिविंग पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदली हो गया। कहाँ आगे निकल रहा था बेटा, फॉर न्यूयॉर्क। और टुमारो जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड टाइम, जो हमें क्लोजनेस या नियरनेस दिखाते हैं उनको हम बदली कर देते हैं ऐसे एडवर्ब से जो हमें डिस्टेंस दिखाते हैं। और टुमारो चेंजेस इनटू द नेक्स्ट डे। ढूंढ लीजिए आपका आंसर, आपको यही दिख रहा है, सी जो है इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगेन शी सेड टू श्याम ही इज एन ऑनेस्ट बॉय। नाउ अगेन सेड टू है, सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट है, टोल्ड आने वाली है, शी टोल्ड श्याम, इसको हटाएंगे, कंजंक्शन दैट लगाएंगे। सेड है पास्ट है तो ये भी चेंज होगा, इज प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होके हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। So she told Shyam that he was an honest boy and therefore A is my answer. Next देखते हैं, preposition है बेटा desirous। desirous मतलब होता है इच्छुक, और desirous अपने साथ हमेशा एक फिक्स preposition लेती है और हम कहते हैं desirous of। चलिए अगला सवाल देखते हैं। He sets the stage on fire. Now set स्टेज ऑन फायर, सेट ऑन फायर का मतलब होता है आग लगा देना। लिटरल आग लगाने से इसका मतलब नहीं है, इसका मतलब होता है कुछ ऐसे कार्य करना जिससे सनसनी मच जाए, टू डू थिंग्स दैट क्रिएट सेंसेशन। ठीक, सो इसको लिखने का जो करेक्ट तरीका मैंने आपको अभी बोला, इट इज सेट ऑन फायर। सो टू सेट द स्टेज ऑन फायर। नेक्स्ट देखते हैं अटेंड। अब बेटा अटेंड के हमारे पास दो मीनिंग होते हैं। एक अटेंड का अर्थ जो है वो है शामिल होना। यहाँ इस केस में कोई भी प्रेपोजिशन की प्रयोग नहीं की जाती है, पर एक और अर्थ है, हम कहते हैं भाई अटेंड टू। यहाँ पर एक फिक्स प्रेपोजिशन इसके साथ प्रयोग में लाई जाएगी विच इज टू, और अटेंड टू की अर्थ होती है टू डील विथ समथिंग, टू डील विद समथिंग या फिर किसी व्यक्ति के साथ, समवन। याद रखिएगा इसको, एंड देयरफॉर मेरा आंसर हो जाता है अटेंड टू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सिनोनिम्स। ऑडियंस, बेटा ऑडियंस का जो मतलब होता है ना, ऑडियंस का मतलब हिंदी में अगर हम कहें तो वो होता है दर्शक।
जूरी का अगर मैं मतलब मीनिंग देखूं तो जूरी होती है आपकी, इसको आप कहते हैं निर्णायक समिति। आप कह रहे हैं कमिटी, कमिटी होती है आपकी समिति किसी ग्रुप को। इसके हिसाब से मेरे पास जो ऑप्शन बचा वो है स्पेक्टेटर्स, और स्पेक्टेटर्स का मतलब भी दर्शक ही होता है। आप व्यूअर्स कह लीजिए, ऑडियंस कह लीजिए, दर्शक कह लीजिए, एंड देयरफॉर ए इज माय आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैसेकर। बेटा मैसेकर का मतलब होता है नरसंहार। आप लार्ज स्केल पे या लार्ज नंबर ऑफ पीपल को अगर आप एक साथ मार दें तो उसको कहते हैं मैसेकर। नाउ अगर यहाँ पर मर्डर देखा जाए तो मर्डर में बेटा मास नंबर ऑफ किलिंग नहीं इन्वॉल्व होती है। किल इज ऑल्सो लाइक टू किल समबडी, मार देना। अगेन जो उसका अशाब्दिक अर्थ जो है दैट टू किल अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द टाइम, एक ही वक्त पर, वो आपको किल में नहीं मिलता है ना। जब आप स्लॉटर की बात करते हैं तो स्लॉटर के दो मीनिंग्स हो जाते हैं। एक मीनिंग होता है टू किल अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट अ टाइम, और जो दूसरा मीनिंग स्लॉटर का होता है वो होता है टू किल एन एनिमल फॉर फूड। ठीक है, एंड देयरफॉर यहाँ पर जो है आपको पता है जहाँ बुचर जहाँ पर बैठते हैं, जहाँ पर फ्लैश मिलता है विच वी पीपल बाय फॉर ईटिंग, उसको भी स्लॉटर हाउस कहा जाता है। ठीक है, सो देयरफॉर आंसर जो है वो मेरा बी हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, मीनिंग वन जो है वो सेम है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, यू हैव टू चेंज द वॉइस ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आपको वॉइस चेंज करनी है ना। वो बोल रहा है ही टेक्स वाइन। जब भी आप वॉइस को चेंज करें, तीन चीज़ें जो आपने आइडेंटिफाई करनी है वो होती है एक सब्जेक्ट, दूसरी होती है आइडेंटिफाई करना ऑब्जेक्ट, और इसको करने के लिए, दोनों को करने के लिए सबसे पहले आप ढूंढ लीजिए यहाँ पर मेन वर्ब, मुख्य क्रिया क्या है, और इसकी टेंस पता कर लीजिए बेटा। ठीक, मुझे यहाँ पे साफ दिख रहा है मेरी मुख्य क्रिया है वो है टेक्स, SES लगी यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि ये आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सब्जेक्ट पता लगाने के लिए आप वर्ब से सवाल पूछिए हु, तो बेटा हु टेक्स, ही टेक्स, देयरफॉर ही इज माय सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पता लगाने के लिए या तो आप पूछिए होम अगर आपको दिख रहा है कि ये लिविंग है, और आप पूछिए व्हाट अगर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर ये नॉन लिविंग है। मुझे साफ दिख रहा है कि यहाँ पर नॉन लिविंग चीज़ है, मैंने बोला भाई टेक्स व्हाट, मुझे मिला वाइन, देयरफॉर ऑब्जेक्ट। नाउ द ऑब्जेक्ट विल कम इन प्लेस ऑफ द सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट आपकी पीछे चली जाएगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट को पैसिव में बनाने का तरीका है कि आप इज, एम, आर और उसके बाद V3 लगाते हैं। मैंने कल भी आपको बताया था वर्ब की पैसिव फॉर्म सप्लाई करनी पड़ती है। ठीक है, यानी कि अब सब्जेक्ट जो है वो डूअर है, ऐसा नहीं कहा जा रहा है, उल्टी तरह कहा जा रहा है कि भाई सब्जेक्ट के द्वारा कुछ किया जा रहा है। ठीक, नाउ मेरे को एक ऑप्शन यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पर अब जब आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ले जाएंगे, इससे पहले मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर जो क्रिया है वो आपकी किस तरह की क्रिया है बेटा, एक्शन वर्ब है, यानी कार्य हो रहा है ऐसा दिख रहा है, तो यहाँ पर बाय जो है वो एज अ प्रेपोजिशन यूज होता है, और फिर आप अपनी जो ओरिजिनली जो सब्जेक्ट थी उसको आप उठाकर यहाँ लिख देते हैं। ठीक, तो मेरा सेंटेंस बनेगा ही टेक्स वाइन, वाइन इज टेकन बाय हिम। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। फिल इन द ब्लैंक, स्मोकिंग इज इंजूरियस डैश हेल्थ। अगर आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, कहीं पैकेट पर भी लिखा रहता है, कभी आप मूवी देखें तो उससे पहले भी ये आपको जो वार्निंग है वो हमेशा दी जाती है, और वहाँ पर लिखा रहता है इंजूरियस टू। तो बेटा इंजूरियस के साथ जो प्रेपोजिशन इस्तेमाल होती है वो होती है टू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो बोल रहा है हॉर्स एंड कैरेज डैश एट द डोर। नाउ वी से अगर दो सब्जेक्ट्स आपके पास है और वो एंड से जुड़ा है, एंड बोथ कन्वे अ सिंगल आइडिया, सिंगल आइडिया माइंड में दे, तो बेटा जो वर्ब होती है वो हमेशा आपकी सिंगुलर वर्ब होती है ना। यहाँ पर घोड़ा गाड़ी की बात हो रही है, ये घोड़ा और कैरेज को मिलाकर वो व्हीकल बनेगा, देयरफॉर ये एक सिंगल आइडिया मुझे जनरेट कर रहा है। इंडिविजुअली दोनों अलग अलग चीज़ें हैं बट मिल के मुझे एक सिंगल आइडिया दे रहा है, इसीलिए वर्ब मेरी सिंगुलर हो जाएगी। सो वील से इज एट द डोर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ही डैश फॉर 5 आवर्स। बेटा सिंस और फॉर का प्रयोग दो ही टेंस में किया जाता है, या तो परफेक्ट टेंस में या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ना अगर आप ध्यान से देखें तो इस तरह की कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होती कि भाई हैज़ के साथ आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा रहे हैं, ये गलत है। इज रीडिंग अगर आप कह रहे हैं तो ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ये भी गलत है। यहाँ पर फिर आप कह रहे हैं हैज़ बीन रीडिंग,
बिल्कुल यही आपका आंसर है, क्योंकि रीच जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगेन ये भी गलत है, मैंने आपसे कहा ना तो इंडेफिनिट में ना कॉन्टिन्यूस में, ये सिर्फ परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आप फॉर के बाद एक टाइम एक्सप्रेशन जो है वो लिखते हैं कि भाई कार्य जो है वो इतनी देर से चलता आ रहा है, या मे बी इतनी देर से चलता आ रहा था और कुछ क्षण पहले ही खत्म हो चुका है, ऐसा बोल रहे हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोर देन 20 years हैव पास्ड, वाई हैज इट बीन रिटन इन हैव, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट में इसलिए लिखा गया है क्योंकि आप कह रहे हैं तब से लेकर अब तक कितने साल हो चुके हैं भाई, 20 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। कब से? नाउ जब भी आप एक फिक्स्ड टाइम बताते हैं, समय बताने के लिए आप हमेशा क्या करते हैं बेटा, सिंस और फॉर की प्रयोग करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि सिंस के बाद आप एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐड करते हैं और फॉर के बाद यहाँ पर आप एक ड्यूरेशन ऐड करते हैं ना। वो कह रहा है सिंस आई हैड माई फर्स्ट फ्लाइट, ठीक, जब मैं पहली बार प्लेन पर चढ़ा था तब से लेकर अब तक भाई 20 साल गुजर चुके हैं, ऐसा बोल रहा है। वो आपको टाइम एग्जैक्टली तो नहीं दे रहा है कि भाई 1920 या 1947 या कोई पर्टिकुलर कोई और टाइम दे दे, बट हाँ वो डेफिनेटली एक टाइम जो है वो एक्शन के फॉर्म में दे रहा है कि भाई जिस वक्त मैंने अपनी सबसे पहली फ्लाइट पकड़ी थी तो ये फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम है, एंड देयरफॉर यहाँ पर जो है आंसर में आपका सिंस आने वाला है। चलिए आगे देखते, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। नाउ उसकी करेक्ट स्पेलिंग है फर्स्ट PASSENGER। नेक्स्ट देखते हैं, A red letter day. What is the meaning of red letter day? Red letter day means a day marked by like it's a historical day. ये शामिल हो गया कि भाई सब लोगों ने इसे सेलिब्रेट किया, बहुत ही बड़ा दिन था, तो इसे आप कहते हैं हिस्टोरिकल डे। चलिए, a day marked by great importance, ऐसा आप बोल सकते हैं। तो प्लूरल ऑफ क्लिफ, क्लिफ इज पहाड़ी, इसका प्लूरल आपका क्लिफ्स हो जाता है। चलिए कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस इज अ पैसेज, ध्यान से पढ़िएगा इसको। मैंने आपको पहले दिन भी बताया था पैसेज पढ़ने का सही तरीका यही है कि आप पैसेज को एक बार पूरा पढ़ लीजिए to understand the meaning and then look at the questions. Now the passage is, sometimes we went off the road and on a path through the pine forest. The floor of the forest was soft to walk on. It never used to be that cold as it felt that night because of the frost on the road. वो कह रहा है भाई कभी कभी हम सड़क छोड़कर went off the road, सड़क छोड़ देते थे, and on a path through the पाइन फॉरेस्ट। और पाइन फॉरेस्ट जो था भाई, वो जो जंगल था उसके बीच में से जो रास्ता जा रहा था, हम कभी कभी वहाँ से गुजर जाते थे। द फ्लोर ऑफ द फॉरेस्ट वो बहुत ही सॉफ्ट था, परंतु उस दिन उतना ठंडा था जितना कभी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सड़क पे फ्रॉस्ट पड़ी हुई थी। ठीक है, फ्रॉस्ट और स्नो में फ़र्क होता है बेटा, फॉग भी अलग होती है। पाला था पूरी सड़क में, वो ये कह रहा है। बट वी डिड नॉट माइंड द हार्डनेस ऑफ द रोड बिकॉज वी हैड नेल्स इन द सोल्स। वो कह रहा है परंतु हमें उस सड़क की हार्डनेस से फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि हमारे जूतों के नीचे जो है वो नेल्स ना स्पाइक्स लगे हुए थे। एक्चुअली ये कीले नहीं है, बट हाँ स्पाइक्स जैसे होते हैं। जो लोग ट्रैकिंग वगैरह करते हैं उनके जूते जो होते हैं वो अक्सर ऐसे होते हैं, सो दैट फ्रिक्शन बनी रहे, गिरे ना वो, वरना वो बर्फ़ में और ऐसी जगह फिसलने के चांसेस होते हैं ना। आगे देखिए, and those nails bit on the frozen ruts. Now, frozen ruts जो है वो यहाँ पर उन सड़कों के लिए कहा जा रहा है जिन पर वो चल रहे थे और जिन पर फ्रॉस्ट जमा हो रखी थी। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि भाई वो जो नेल्स थी वो उन फ्रोजन रट्स जो है उन पर अटक जा रही थी, ताकि और उन्हें चलने में इस वजह से थोड़ी आसानी हो रही थी। विद नेल्ड बूट्स इट वॉज गुड and invigorating walking on the road. Invigorating means filled with new energy. ठीक है, तो मतलब उन्हें ऊर्जा का एहसास हो रहा था चलते हुए, थकान नहीं लग रही थी क्योंकि लॉस ऑफ एनर्जी चलने फ्रिक्शन की वजह से वहाँ पर कम हो रहा था। इट वॉज लवली वॉकिंग इन द वुड्स, और बहुत ही आनंद आ रहा था जंगल के बीच में से चलने में। द क्वेश्चन इज, फ्रोजन रट्स मीन्स वेरी कोल्ड रोड्स। देखिए, आपको हमेशा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर मार्क करना होता है, इसीलिए तुरंत टिक नहीं लगाएंगे, पहले सारे ऑप्शंस आप पढ़िए। हो सकता है वेरी कोल्ड रोड्स, फिर बोल रहा है व्हील मार्क्स इन विच फ्रॉस्ट हैड बिकम हार्ड। देखिए, एक्चुअली जो रट्स होते हैं वो सड़क पे जो निशान पड़ जाते हैं व्हील्स की वजह से, उनको कहते हैं। बट पूरा पैसेज में ऐसी कोई बात नहीं हुई है कि कोई गाड़ी चल रही थी। ध्यान से देखते हैं, द रोड कवर्ड विद फ्रॉस्ट।
बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि सड़क में वो बोल रहा है बार बार कि सड़क पे फ्रॉस्ट जमा हुई थी, और बाकी बोल रहा है हार्ड रोड कवर्ड विद स्नो एंड देयर वाज नो सच like they never quoted about any kind of snow on the road, and therefore मेरा आंसर जो है वो ये हो जाता है the road covered with frost. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. the floor of the forest was soft, अदरवाइज सॉफ्ट हुआ करता था, लेकिन उस दिन सॉफ्ट नहीं था. क्यों सॉफ्ट होता है बेटा? द फॉरेस्ट डिड नॉट हार्डन इट ऑन अकाउंट ऑफ ट्रीज. आपने सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही पढ़ा कि वो पाइन फॉरेस्ट था, एंड पाइन ट्रीज आर वेरी ह्यूज. वो एक कैनोपी जैसा फॉर्म कर देते हैं, और उसकी वजह से ना तो सनलाइट पेनिट्रेट कर पाती है, और ना ही जो ठंडा जो है या जो भी आप कहे हार्ड नहीं हो पाता, क्योंकि जब सनलाइट नहीं पड़ेगी तो ग्राउंड जो है वो मॉइस्चर की वजह से सॉफ्ट रहेगा. तो ये पॉसिबल है. दूसरा बोल रहा है द ट्रैवलर्स वर वेयरिंग बूट्स. सो फ्लोर इसलिए सॉफ्ट नहीं था कि क्योंकि उन्होंने शूज पहने हुए थे. द शूज हैड नेल्स ऑन देयर सोल एंड हील. बिल्कुल नहीं, इसकी वजह से तो बिल्कुल सॉफ्टनेस नहीं थी. एंड दे एंजॉयड वॉकिंग ऑन द रोड. डेफिनेटली दिस वाज एन आउटकम ऑफ दिस, बट ऐसा कुछ सेंटेंस में नहीं बोला. मेरे को आंसर जो मिल रहा है वो ये है क्योंकि पेड़ थे इस वजह से, अदरवाइज हार्ड नहीं होता था. बट उस दिन तो बेटा हार्ड था. वी डिड नॉट माइंड द हार्डनेस ऑफ द रोड. यस, उनको फर्क नहीं पड़ा हार्डनेस की वजह से, क्योंकि we had nailed boots on. It was good walking on the road. The walk was refreshing. And the nails bit on the frozen ruts. Now हमें हार्डनेस का इसीलिए पता नहीं चला क्योंकि उन्होंने ये जूते पहने हुए थे. ठीक है. Now next इसका आंसर देखते हैं. क्वेश्चन क्या है? वो बोल रहा है वी फाउंड ग्रेट जॉय ऑन अकाउंट ऑफ. क्यों उनको मजा आया? लास्ट लाइन क्या थी? इट वॉज लवली वॉकिंग इन द वुड्स. भाई जंगल के बीच में चलकर उनको बहुत मजा आया. और जब आप ऑप्शंस देखेंगे तो यहाँ लिखा है भाई वेयरिंग नेल्ड बूट्स, द गुड लॉन्ग वॉक ऑन द रोड, वॉकिंग ओकेजनली थ्रू द फॉरेस्ट एंड वॉकिंग ऑन फ्रॉस्ट विद नेल्ड बूट्स. देखिए वो कह रहा है कि हमें बहुत ही आनंद आ रहा था. क्यों आनंद आ रहा था? एक तो वो जो जंगल के बीच में जा रहे थे और बहुत अच्छा महसूस हो रहा था. देखो सेकेंड लास्ट लाइन में बोल रहा है With nailed boots, it was good and invigorating. बड़ा ही full of energy और बहुत ही मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था उनके लिए ऑल टुगेदर. सो देयरफॉर वॉकिंग ऑन फ्रॉस्ट विद नेल्ड बूट्स ऑन, ये मेरा मोस्ट जो बोलते हैं आपका अप्रोप्रिएट आंसर हो जाता है. द लास्ट क्वेश्चन है समटाइम्स वी वॉक थ्रू द पाइन फॉरेस्ट एज. ना वो पाइन फॉरेस्ट के बीच में से इसलिए जाते थे क्योंकि उनको मजा आता था ऐसा करने में. वो कह तो रहा है आखिरी लाइन, इट वॉज लवली वॉकिंग इन द वुड्स. दे एंजॉयड वॉकिंग इन द वुड्स एंड देयरफॉर आपका जो आंसर है वो डी हो जाता है. चलिए, थैंक यू सो मच. We'll meet you tomorrow and we'll discuss another paper. Thank you. जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका डीडी में एक बार फिर से. दोस्तों हमने आपके ये अग्निवीर एग्जाम्स के लिए एक 10 मॉक्स की सीरीज लॉन्च करी थी. आज उसका थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं हम. ठीक है, तो फटाफट से सेशन को शेयर भी करें, लाइक करें और आगे अब देखते हैं क्वेश्चन है फटाफट. ये आपका आज का पहला क्वेश्चन. 18% ऑफ विच नंबर इज इक्वल टू 12% ऑफ 75. अब देखो जैसा वो कह रहा है, अगर दिमाग नहीं चल रहा है ज़्यादा तो जैसा जैसा वो कह रहा है ना सीधे सीधे वैसा वैसा लिख दो. ठीक है, क्या कह रहा है देखो. %18 ऑफ अ नंबर, हमको नहीं पता नंबर क्या है, हम ए लिख देते हैं. चलो, इज इक्वल टू 12% ऑफ 75. इतना ही कहा है उसने हमको. अगर यहाँ से 100 एलिमिनेट कर दिया जाए, देखो क्या आ जाएगा अपने आप ही. ए इज इक्वल टू क्या? 12 × 75 अपॉन 18. 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, 3 × 25 75. तो नंबर क्या आ जाएगा आपका? एज इक्वल टू 50. ये जाएगा आपका कि जो 50 का 18% होगा वो क्या होगा आपका? 75 के 12% के बराबर होगा. तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, ये है भाई आपका सेकंड क्वेश्चन. आ स्टूडेंट हैज़ टू सिक्योर मिनिमम 35% मार्क्स टू पास इन एन एग्जामिनेशन. अब हमसे कहा जा रहा है कि यदि उस बच्चे के 200 नंबर आए और वो 10 नंबर से अभी भी फेल हुआ, तो बताओ कि एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स कितने थे. तो देखो पहली बात तो पास होने के लिए कितने परसेंट मार्क्स चाहिए आपको? 35% मार्क्स. ठीक है, बच्चे के आए यहाँ पे 200 नंबर और वो 10 नंबर से फेल हुआ, इसका मतलब उसको पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए थे? 200 प्लस 10 मार्क्स और चाहिए थे. तभी तो हम बोलेंगे कि 10 मार्क्स से फेल क्यों हुआ, क्योंकि 10 मार्क्स कम आए थे भाई 200 से. तो देखो पास मार्क हो गया आपके 210. ठीक है, अब अगर आपको ये चीज़ याद होगी, अभी भी असली वाली अपन नकली वाली गुणा काम वाली करते थे हम. तो देखो असली में हमको पास होने के लिए कितना मार्क्स चाहिए? 210 मार्क्स. नकली में हमको पास होने के लिए परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो कितना मार्क्स चाहिए? 35% ना.
असली वाली अपन नकली वाली हो या गुणा काम वाली, आपको निकालना क्या है वो आपके काम का है यहाँ पे, ठीक है। हमको निकालना है कि एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स कितने रहेंगे, तो मैक्सिमम मार्क्स हमेशा क्या होगा 100% ही होंगे भाई। कोई भी क्वांटिटी अपने आप में पूरी होगी तो 100% बोलेंगे हम उसको, तो यहाँ पे हम काम वाले की जगह 100 रख देंगे, ठीक है। 35 इंटू 6 मैक्सिमम मार्क्स आपका हो जाएगा 600, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल आपसे कह रहे हैं कि एक ट्रेडर ने एक गिफ्ट बॉक्स खरीदा, कितने रुपए में, 150 रुपए में। तो कॉस्ट प्राइस दी गई है आपको 150 रुपये, ठीक है। अच्छा जी, हमसे कहा जा रहा है कि व्हाट शुड बी द मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस मतलब अंकित मूल्य, जो किसी ऑब्जेक्ट के बाहर हमारे पास पर्ची लगा हुआ रहता है कि इतने रुपए का सामान है, वो मार्क्ड प्राइस होता है आपका, ठीक है। व्हाट शुड बी द मार्क प्राइस ऑफ द गिफ्ट बॉक्स सो दैट आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 10%। अच्छा, डिस्काउंट किस पे दिया जाता है भाई, मार्क्ड प्राइस पे दिया जाता है। जैसे दुकानदार क्या करते हैं, सामान के बाहर जैसे 100 रुपये लिखा हो, क्या बोलते हैं भाई साहब 100 रुपये लिखा हुआ लेकिन मैं आपको 80 रुपये का दे रहा हूँ, इसका मतलब डिस्काउंट वो हमेशा मार्क्ड प्राइस पे दे रहा है, ना कि कॉस्ट प्राइस पे, पहली बार, ठीक। अच्छा, लेकिन डिस्काउंट दिया जब उसने, तो यहाँ पे क्या आएगा, मार्क्ड प्राइस के डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस आ जाएगा हमारा कुछ, ठीक है भाई। आगे क्या बोला, 10% का डिस्काउंट दिया उसने मार्क्ड प्राइस पे और उसको तब भी 10% का फायदा रहा, लेकिन फायदा किस पे होता है भाई, फायदा तो कॉस्ट प्राइस पे होता है। इसका मतलब सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे आप, देखो यदि किसी चीज का कॉस्ट हमारा 100 रुपये है और मुझे 10% का फायदा हो रहा है, तो उस चीज का सेलिंग प्राइस कितना रुपये हो जाएगा, 110 रुपये होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, अगर कॉस्ट प्राइस असली में मेरा कितना है 150 है, नकली में कॉस्ट प्राइस कितना है, यहाँ देखो 100, तो काम वाली मुझे निकालना क्या है, सेलिंग प्राइस ना 10% फायदे वाली, तो यहाँ पे 110 रख दो भाई। 55 इंटू 3 165 रुपीज आया होगा सेलिंग प्राइस, जिस सेलिंग प्राइस पे कि उस आदमी को 10% का फायदा हो रहा है। यहां तक पहुंच गया हमने सेलिंग प्राइस निकाल दी। अब हमसे पूछा हुआ था मार्क्ड प्राइस कितना होना चाहिए कि 10% का डिस्काउंट देने के बाद ये सेलिंग प्राइस आई हो। इसका मतलब क्या है, देखो डिस्काउंट हम मार्क्ड प्राइस पे देते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, देखो कि किसी चीज का मार्क्ड प्राइस अगर 100 रुपए है तो सेलिंग प्राइस, भाई मार्क्ड प्राइस पे 10% का डिस्काउंट दिया है ना, अगर मार्क्ड प्राइस आपका 100 था तो इस पे 10% का अगर मैं डिस्काउंट देने लगूँ तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा, ठीक है। तो भाई अगर यहाँ असली वाली नकली वाली लगाने लगे तो देखो असली में सेलिंग प्राइस है आपका 165, नकली में वो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 90। तो काम वाली आपको निकालना है मार्क्ड प्राइस, तो वहां पे हम 100 रख देंगे फिर से 1650 अपॉन 9, 89 जा 162, 3 बचेगा, 9 3 जा 27, फिर 3 बचेगा तो 83.333, 183.33 आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे करा क्या हमने, पहले हमने जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस दिया था उस कॉस्ट प्राइस के हिसाब से सेलिंग प्राइस निकाला। क्यों, क्योंकि हमको बोला गया था लास्ट में कि 10% का फायदा हुआ है, फायदा हमारा हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है, तो वहाँ से हमारा 150 का हमने 150 में 10% और ऐड कर दिया भाई, 15 ऐड किया, इसका मतलब देखो 165 आ गया आपका सेलिंग प्राइस। जब सेलिंग प्राइस आ गया तो सेलिंग प्राइस होता क्या है कि मार्क्ड प्राइस पे हमने कुछ डिस्काउंट दिया होगा, उसके बाद हमने वो सामान बेचा होगा भाई, तो उस हिसाब से ये अब सेलिंग प्राइस क्या है, मार्क्ड प्राइस का 90% होगा, क्योंकि मार्क्ड प्राइस पे हमने 10% का डिस्काउंट दिया था। तो मार्क्ड प्राइस अगर 100 रुपये हो जाएगा तो सेलिंग प्राइस कितना रुपये हो जाएगा, 90 रुपये हो जाएगा नकली में भाई। असली में देखो आप सेलिंग प्राइस 165 रुपीज़ है, नकली में सेलिंग प्राइस कितना है आपका 90 रुपीज़ है। असली वाली अपॉन नकली वाली गुणा काम वाली के ऊपर डायरेक्टली 100 रख दो भाई, आपका वहां से मार्क प्राइस आ जाएगा, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे कहा जा रहा है आपको कि देयर इज 10% लॉस इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 270 रुपये। कोई सामान अगर 270 रुपये में बेचा जाता है ना तो 10% का लॉस हो रहा है, ठीक है, दुकानदार को। तो अब सुनो, जैसे मैं बोलूँ यार किसी चीज़ का कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है, ठीक है, और इस चीज़ को बेचने पे मुझे 10% का नुकसान हो रहा है, तो उस चीज़ की सेलिंग प्राइस कितने रुपये हो जाएगी, 90 रुपये हो जाएगी, तभी बोलेंगे हम 10% का नुकसान हो रहा है भाई। ये चीज़ हो गई। तो देखो असली में आपकी सेलिंग प्राइस कितनी है 270, नकली में सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 90 रुपीज़, असली वाली अपॉन नकली वाली, ठीक है, गुणा काम वाली। आपको निकालना क्या है यहाँ पे, फाइंड द कॉस्ट प्राइस है ना, तो कॉस्ट प्राइस तो ये था भाई, काम वाली की जगह पे सीधा 100 रख दो। यह आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, व्हाट सम ऑफ मनी मस्ट बी
गिवन एट सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ एट 4% पर एनम। पहली बात तो यहाँ पे देखो, पर एनम जो हमारा ब्याज दर है वो प्रति वर्ष है, लेकिन हमसे सिर्फ ब्याज पूछा है इसने 6 महीने का। तो इस केस में हम क्या करते थे, रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाफ कर देते थे, तो ब्याज दर हो जाएगी आपकी 2%। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारा 2% इंटरेस्ट लग रहा है अगर, तो हमको मिल रहे हैं 150 रुपये। अब वही बात है ना, अगर हमारा प्रिंसिपल जैसे हम बोल रहे हैं 100 रुपये है, ब्याज दर आपकी है 2%, तो भाई पहले साल या 1 साल का ब्याज कितना होगा, या फिर जब पहली बार ब्याज लगेगा तो कितने रुपए ब्याज लगेगा, कितने रुपए लगेगा भाई, 100 रुपये का 2%, 2 रुपये। ठीक है, अब देखो असली में ब्याज कितना लगा आपका वहां पे 150 रुपये, नकली में देखो यहाँ ब्याज कितना लगा 2 रुपये। असली वाली अपॉन नकली वाली गुणा काम वाली, आपको निकालना क्या है, व्हाट सम ऑफ मनी, हमको अमाउंट निकालना है, कितना पैसा लगाया गया था बैंक में, कितना पैसा जमा किया गया था बैंक में ना, तो काम वाली के ऊपर आपका प्रिंसिपल आ जाएगा 100। ये जाएगा हमारा आंसर को ऑप्शन नंबर बी। इफ द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर्स, 2 साल के ना सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस दे रखा है यहाँ पे आपको। ठीक है, देखो तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होता था 2i1 होता था भाई, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट होता था आपका 2i1 प्लस i2। इन दोनों में अगर हम डिफरेंस की बात करें तो सिर्फ यही तो डिफरेंस आता है इन दोनों में i2। ठीक है, इसका मतलब आपको जो ये 800 रुपये दे रखे हैं ना 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस, वो क्या है i2 दे रखा है आपको, सीधी सी बात है। तो इसको लिखेंगे कैसे, देखो i2 से पहले क्या आएगा i1 आएगा, i1 से पहले क्या लिख सकते हैं हम, रेट परसेंट से पहले क्या लिख सकते हैं हम, प्रिंसिपल मूलधन। ठीक है, तो अब देखो रेट परसेंट आपको दिया है 4%, i2 आपका आया 800, तो ये ऐसा हो गया जैसे फिल इन द ब्लैंक्स, जैसा कि आप गैप्स को फिल करते चलो। ठीक है, देखो तो प्रिंसिपल का हमने भाई 4% निकाला होगा तब जाके हमारा i1 आया होगा। ठीक है, अच्छा जी i1 का फिर से हमने 4% निकाला होगा तब जाके 800 आया होगा, क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में होता क्या था आपका, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता था ना। तो पहले हमने प्रिंसिपल का 4% निकाला तो ये आया, फिर इसका 4% निकाला तब जाके 800 आया होगा। तो देखो किसी संख्या का हम 4% कैसे निकालते हैं, या तो ऐसे परसेंटेज चार्ट से हिसाब से कर लो, या फिर ऐसे कर सकते हैं हम सीधे कि 800 हमारा अगर 4% है तो 100% कितना होगा, ऐसे भी कर सकते थे। देखो 20,000 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहां तक i1 तक पहुंच गया। अब हमको निकालना है प्रिंसिपल, लेकिन तो देखो इस प्रिंसिपल का आपने 4% निकाला होगा तभी तो ये 20,000 आया होगा। तो देखो फिर से वही बात कि 20,000 अगर किसी संख्या का 4% है तो वो संख्या कितनी होगी, ऐसे करेंगे भाई 5,000 इंटू 100 मतलब 5 लाख। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आपको ए और बी 2 अलग अलग अलॉय हैं। ठीक है, गोल्ड और कॉपर के। दो अलग अलग अलॉय हैं और दोनों में गोल्ड और कॉपर का रेशियो देखा है हमको, गोल्ड रेशियो कॉपर। यहाँ भी इसका मतलब कि जो अलॉय ए है या जो अलॉय बी है वो सिर्फ 2 चीज़ों से बने हैं। किससे, पहला वाला भी गोल्ड और कॉपर से और दूसरा वाला भी गोल्ड और कॉपर से। पहले वाले में अगर गोल्ड और कॉपर का हम रेशियो देखें तो 7:2 दे रखा है, और दूसरे वाले में गोल्ड और कॉपर का रेशियो क्या दे रखा है आपको, 7:11 दे रखा है। अच्छा जी, हमको पूछा गया है यहाँ पे कि यदि यहाँ से भी और यहाँ से भी ना मैं कुछ पार्ट क्या कर दूं, किसी थर्ड अलॉय में डाल दूं या कोई थर्ड अलॉय बना दूं इन दोनों को मिला के, तो उस थर्ड अलॉय में क्या होगा, गोल्ड और कॉपर का रेशियो पूछा गया आपसे सीधे ना। और ये भी बोला गया कि यहाँ से और यहाँ से जितना पार्ट हमने डाला थर्ड अलॉय बनाने के लिए दोनों इक्वल थे, इक्वल अमाउंट यहाँ से लिया हमने, इक्वल अमाउंट यहाँ से लिया। ठीक है, और कोई थर्ड अलॉय बनाया, थर्ड सब्सटेंस बनाया, तो उस सब्सटेंस में गोल्ड और कॉपर का रेशियो पूछा। तो देखो इसको हम कर सकते हैं भाई एलिगेशन से डायरेक्ट। कैसे, अगर हम यहाँ लिखने लगे गोल्ड और कॉपर का रेशियो, देखो तो अलॉय ए, अलॉय बी। ठीक है, अलॉय ए में अगर देखें तो गोल्ड किस रेशियो में आपका 7:9, यही तो है गोल्ड का अनुपात। देखें अगर हम इस वाले में गोल्ड का अनुपात क्या है भाई 7/18, 11/7/18 ना। ठीक है, यहां तक पहुंच गए सारे। अब देखो जो अलॉय सी है इन दोनों को मिक्स करके बना था, तो यार बीच में लिखेंगे भाई उसको यहाँ पे
जो कि हमको पता नहीं है इसमें गोल्ड और कॉपर कितना आएगा, वही तो निकालना है हमको। लेकिन यहाँ नीचे क्या आता था भाई कि ये दो सब्सटेंसेस किस रेशियो में मिक्स करें, यहाँ पे वो आता था नीचे रेशियो। तो हमको पहले से दिया है कि यहाँ पे रेशियो 1:1 होगा, क्योंकि उसने क्या बोला है इक्वल क्वांटिटीज में लिया हमने दोनों चीज़ों को ना। तो अब देखो एलिगेशन मिक्सर में हम करते क्या थे, बड़े नंबर में से छोटे को माइनस करते चलते थे और ये वैल्यूज आ जाती थी हमारी ना, ये और ये। तो भाई यहाँ बड़ा कौन सा देखो 7/9 बड़ा है 7/18 से, तो इसका मतलब हुआ क्या होगा 7/9 में से हमने समथिंग माइनस किया होगा, इसमें से हमने जो यहाँ पे नंबर रहा होगा उसको माइनस किया होगा, तब जाके ये 1 आया होगा। फिर जो यहाँ पे नंबर रहा होगा उसमें से इसको माइनस किया होगा, तब जाके ये वाला 1 आया होगा ना। तो हमको तो पता नहीं है यहाँ पे फिलहाल है क्या, x लग देते हैं चलो। तो 7/9 माइनस x बराबर 1 आया था। और देखो उधर अगर करेंगे तो x माइनस 7/18 होगा। हमने दोनों को इक्वल क्यों रखा है, क्योंकि देखो वहां भी 1 है यहाँ भी 1 है, तो 1 = 1 होगा ही होगा भाई। तो क्या हो जाएगा देखो अब 7/9 प्लस 7/18 = 2x, x उधर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 18, आपने एलसीएम लिया अगर तो 9 2 जाना 7 2 14 और 7 21/18 बराबर 2x। तो सर यहाँ से आपकी x की वैल्यू आई 21/36। इसका मतलब क्या, अगर मैं बोलूँ गोल्ड कितना है तो गोल्ड कितना है आपका 21 है, और नीचे कॉपर कितना हो जाएगा 21 और 15 36 ना, तो कॉपर हो जाएगा 15। इन दोनों में रेशियो देखो क्या है गोल्ड और कॉपर में, गोल्ड आया आपका 21, कॉपर आया आपका 15। रेशियो क्या आ जाएगा भाई 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 7:5। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस केस में। क्वेश्चन नंबर 8, A/B = 2:1। एलिगेशन क्या है, रेशियो प्रोपोर्शन का सवाल है। A/B आपका दे रखा है 2:1 और A/C दे रखा है आपको 1:3। देखो दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे A कॉमन है ना, तो इधर को लिख दो इसको, कोई बात नहीं। A/C क्या है आपका 1:3 है। बस याद रखना कि A हमने इधर लिखा है तो A के साथ A वाला ही रेशियो लिखेंगे हम, ठीक है। यहां तक हो गया, हमको बोला है A/B/C क्या होगा ये निकालना है आपको। तो अगर हम यहाँ से कॉन्टिन्यूस रेशियो बनाने लगे तो देखो क्या जाएगा, दोनों में A कॉमन दिख रहा है हमको, तो हम A को इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं ना कि दोनों में क्या है यहाँ पे कॉमन 2 है भाई। यहाँ तक पहुंच गए हम। A अगर 2 हो गया तो देखो यहाँ तो एक A था, एक था हमारा, तो इस एक को हमने अगर 2 बनाया है तो भाई यहाँ पे एक के साथ, अब वही बात है ना, अगर यहाँ मैंने 2 मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब तो C क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक पहुंच गए। अब आते हैं हम B पे, अगर तो देखो A 2 था, हमने 2 ही रखा है उसको, तो B 1 है तो उसको भी 1 ही रखेंगे ना। 2 1 जा 2, तो 1 1 जा 1। तो रेशियो क्या है आपका C/A/B आया आपका 6:2:1। आपको निकालना है A/B/C। तो वैल्यूज पुट कर दो अगर वापस, अभी तो A 2 हो जाएगा आपका, B 1 हो जाएगा और C आपका 6 हो जाएगा। 2:1:6, 2:1:6 मतलब ऑप्शन नंबर A। दोस्तों सवाल ये रेशियो प्रोपोर्शन का नॉर्मली सवाल था, बस उसने करा क्या यहाँ पे A/B दिया तो B/C या फिर A/, इसने यहाँ पे ना B/C ना देके A/C दे दिया, डायरेक्ट आपको तीसरी वैल्यू दे दो। तो लिखना कैसे देख लो, एक बार लिखने का तरीका है। बाकी सवाल वैसे हुआ जैसे हम नॉर्मल रेशियो प्रोपोर्शन के सवाल करते थे। अच्छा जी, स्पीड डिस्टेंस टाइम, अ मैन वॉकिंग एट द रेट ऑफ 5 km/h क्रॉसेज अ ब्रिज इन 15 मिनट, द लेंथ ऑफ ब्रिज इज। भाई डिस्टेंस निकालनी है आपको, कितनी, जितनी डिस्टेंस होता है 15 मिनट में तय करी होगी इस स्पीड से भाई। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है आपका स्पीड इंटू टाइम होता है। तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड है 5 km/h इंटू टाइम। अब क्योंकि स्पीड आपकी km/h में है तो टाइम को भी आवर में होना चाहिए ना, 15 मिनट मतलब 1/4 आवर। 5/4 का मतलब क्या हो जाएगा आपका 1.25 किलोमीटर। आपको ब्रिज की लेंथ निकालनी है मीटर में, तो इसको मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 1250 मीटर्स। ऑप्शन नंबर डी। अच्छा जी, 2 बार आपको रूट करना है, ठीक है। पहले बाहर है क्यूब रूट और अंदर है स्क्वायर रूट। तो देखो डेसिमल से यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, तो पहले डेसिमल हटा दो, अपने लिए आसान बनाना है, ठीक है। सवाल को टफ नहीं करना है। देखो इसको नॉर्मली ऐसे लिख दो, साफ साफ लिखना बस। क्यूब रूट है, अंदर है आपका स्क्वायर रूट 64। अब पॉइंट हटाते हैं अगर तो क्या हो जाएगा, देखो देखो 1 2 3 4 5 6 ना, ये वैल्यू बनेगी। अच्छा जी, अंदर पहले स्क्वायर रूट है, अगर हम स्क्वायर रूट सॉल्व करने लगे तो ये चीज़ क्या बन जाएगी, देखो क्यूब रूट ऑफ किसका स्क्वायर होता है 64/8 का अपॉन 1000, ये बन जाएगा। अब इसका क्यूब रूट करना है आपको ना, तो देखो
8 का क्यूब रूट क्या होता था, 2 होता था। 1000 का क्यूब रूट क्या होता था, 10 होता था। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2/10 इक्वल टू 0.2, ऑप्शन नंबर डी। जिसको वैल्यूज अगर याद है डायरेक्टली कर सकते हैं तो बिना इस चीज को करे हुए आंसर बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन नहीं पता तो सिस्टमेटिक तरीके से ऐसे करेंगे आप इसको, ठीक है। यह आपका अगला सवाल, 7.5 का क्यूब प्लस 1 7.5 का स्क्वायर माइनस 6.5। अगर हम ऊपर वाली वैल्यू को देखना, इस चीज़ में सिंप्लीफिकेशन करना है आपको खाली, तो ये a क्यूब प्लस बी क्यूब के जैसा बन रहा है ना। अगर इसका फॉर्मूला याद हो आपको तो शायद a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता था। इस चीज़ को अगर हम यहाँ लगाने लगे तो क्या हो जाएगा, ये a प्लस बी मतलब 7.5 प्लस 1 8.5, तो ये हो जाएगा। अंदर क्या बचेगा आपका, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना, 7.5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस ए बी मतलब 7.5। अपॉन नीचे वाले को कैसे लिख सकते हैं हम, 7.5 का स्क्वायर माइनस इसको, इस चीज़ को अगर हम बदलने लगे ना इस 6.5 को, तो हम इसको लिख सकते हैं 7.5 माइनस 1। अगर यहाँ पुट करें तो क्या हो जाएगा, 7.5 माइनस 1 ऐसे। और सॉल्व करेंगे इसको तो देखो 8.5 ऐसे रहने वाला है, 7.5 का स्क्वायर प्लस माइनस 6.5 हो जाएगा है। 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, 1 माइनस 7.5 6.5, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा, ये 7.5 का स्क्वायर माइनस 6.5। ऊपर और नीचे यहाँ देखो सेम वैल्यूज बन गई अपना आप, इसको एलिमिनेट कर देंगे अगर, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर 8.5 8.5, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे इन चीज़ों के, अलजेब्रा के सारे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए माइनस बी का होल स्क्वायर वगैरह सारे। डायरेक्शन सेंस फ्रॉम पॉइंट ए रमेश वॉक 20 मीटर टू द नॉर्थ। डायरेक्शंस का आइडिया कल और परसों दोनों सेशन में बोला था मैंने कि डायरेक्शंस का आइडिया याद रखना एग्जाम में जाने से पहले। एक सवाल डायरेक्शन सेंस का हर एग्जाम में मिलेगा आपको। ये होता है आपका ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ और ये होता है साउथ। अब आपसे बोला क्या गया, देखो किसी फिक्स्ड पॉइंट ए से, मानो ये पॉइंट है आपका ए, अगर वो कह रहा है रमेश यहाँ से 20 मीटर गया नॉर्थ दिशा में, उत्तर दिशा में, तो ये वाली थी नॉर्थ, देखो भाई रमेश गया 20 मीटर, ठीक है। उसके बाद बोला देन टर्न्स लेफ्ट। अगर कोई आदमी ऊपर को जा रहा है तो उसका बायां किधर होगा, इस तरफ, ठीक है। लेफ्ट टर्न होने के बाद फिर से 20 मीटर नॉर्थ गया था पहले पॉइंट ए से 20 मीटर, ठीक है भाई, पॉइंट ए था, यहाँ से 20 मीटर नॉर्थ चला गया, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर, फिर से लेफ्ट मुड़ने के बाद 20 मीटर फिर से चला गया, ठीक है, यहाँ पे पहुंच गया। अब हमसे बोला गया है पॉइंट बी पे पहुंच गया, ठीक है, ये पहली बात। अब हमसे बोला गया फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ये डिस्टेंस पूछी जा रही है। देखो अगर आपको बोला जाए कि टोटल डिस्टेंस निकालो ए और बी, इसका मतलब क्या है, टोटल डिस्टेंस कितना चला है। अगर ये बोला जाए तो फिर आपको ये निकालना है 20 मीटर प्लस 20 मीटर 40 मीटर है टोटल डिस्टेंस। लेकिन अगर नॉर्मल बोला जाए तो डिस्टेंस निकालो, तो आपको हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये होगा, ये अपना आप ही एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ये हाइपोटेन्यूस आ जाएगी भाई। राइट एंगल ट्रायंगल जब है हाइपोटेन्यूस है तो पाइथागोरस लगा सकते हैं हम। 20 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर आना चाहिए, इसका स्क्वायर होगा 400, इसका भी हो जाएगा 400, 800। 800 किसका स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर होगा ना, तो 800 बराबर अगर हम बोल दें बी ए बी का होल स्क्वायर, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा सर, अंडर रूट 800। इसका मतलब क्या है 400 इंटू 2 बराबर ए बी। तो सर 400 का स्क्वायर रूट तो हमको पता था 20, तो ये जाएगा 20 रूट 2 बराबर ए बी, जो कि आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या फिर डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी हो जाएगा, ठीक है। ये आपका अगला सवाल, इन अ रो ऑफ बॉयज ए इज 13 फ्रॉम लेफ्ट एंड डी इज 17 फ्रॉम राइट,
उसके बाद क्या, इफ 11 फ्रॉम द राइट। देखो यहाँ पे ना एक रो बैठी हुई लड़कों की, और हमको बोला हुआ ए की पोजीशन है बाईं तरफ से, बाएं लेफ्ट हैंड साइड हमेशा ये होगा और राइट हैंड साइड हमेशा ये रहेगा, ठीक है। बाईं तरफ से ए की पोजीशन क्या है, 13th है। चलो भाई इधर से अगर हमने देखा तो ये ए बैठा हुआ है यहाँ पे, इसकी पोजीशन है 13वीं, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोला कि डी इज 17th फ्रॉम द राइट। अब यार देखो जो हमारा डी है वो यहाँ कहीं भी बैठ सकता है और इस तरफ कहीं भी बैठ सकता है। अभी के लिए हमको क्या पता कहाँ बैठे, तो हम आगे का सवाल पढ़ लेते हैं पहले, ठीक है। देखो आगे क्या लिखा, इफ ए इज 11th फ्रॉम द राइट। इसका मतलब कि ए की पोजीशन हमको उसने बाईं तरफ से भी दे दी और दाईं तरफ से भी दे दी ना। इस तरफ से देखा जाए तो ए की पोजीशन क्या है भाई, 11वीं। अब देखो ए उधर से देखा हमने तो 13वें जगह स्थान पे बैठा हुआ, इधर से देखा हुआ तो 11वें स्थान पे बैठा हुआ ना। तो टोटल इस लाइन में बच्चे कितने होंगे, देखो इधर से हमने जब गिना तो 13 लोग हो गए थे, इधर से हमने गिना तो 11 लोग हो गए, 13 11 होता है 24। लेकिन जब हमने 24 बोला ना तो हमने करा क्या, उधर से इधर को आते हुए भी ए को गिन दिया और इधर से उधर को जाते हुए भी ए को गिन दिया। ए को हमने 2 बार गिन दिया ना, तो एक ही आदमी था, 2 बार कैसे गिनेंगे उसको, तो -1 कर दो यहाँ से। तो इस लाइन में बैठे होंगे, इसका मतलब 23 लोग, ठीक है। अब अगर ए इधर से 13वां है और हमको बोला है डी इधर से 17वां है, तो भाई 13 इधर तो खाली 10 ही लोग होंगे, इसका मतलब तो 17वां, इसका मतलब कि डी पक्का यहाँ कहीं बैठा होगा। यहाँ से जाते हुए देखेंगे तो ये आ गया आपका डी कौन सा, 17th फ्रॉम राइट, ठीक है। अब आपको पूछा है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डी फ्रॉम लेफ्ट। डी की पोजीशन उधर से बताओ भाई, हम डी की पोजीशन उधर से आराम से बता सकते हैं क्योंकि हमको पता है पूरी लाइन में 23 लोग बैठे हुए। तो डी की पोजीशन अगर इधर से 17वीं है तो इधर से कितना होगा भाई, टोटल में एक ऐड कर दो पहले, तो 24 - 17 कितना आ जाएगा, 7। डी की पोजीशन 7th फ्रॉम द लेफ्ट हो जाएगी, है। ये था आपका अगला सवाल। कैलेंडर इफ सैटरडे फॉल्स ऑन 9 सितंबर 2011, व्हाट वाज द डे ऑफ वीक ऑन 9 सितंबर 2007। अच्छा जी 9 सितंबर 2011 को कहा जा रहा है हमसे क्या है, शनिवार है। तो देखो होगा क्या, अब कैलेंडर में होता क्या था, कल भी इसी बारे में हम बात कर रहे थे जब लाइव सेशन सॉरी क्लास चल रही थी आप लोगों की, क्या जब हमारा कैलेंडर में हम बोले कि ऑर्डिनरी ईयर है, ऑर्डिनरी ईयर मतलब जिसमें 365 दिन होते हैं, एक ऑड डे आएगा खाली, तो हर साल कैलेंडर एक दिन आगे खिसकेगा, ठीक है। और अगर हम बोले लीप ईयर है यहाँ पे, ठीक है, लीप ईयर के केस में कितने ऑड डे होंगे एक साल में भाई, 2 ऑड डे होंगे, तो कैलेंडर 2 दिन आगे खिसक जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या, देखो 9 सितंबर 2007 की डेट या कौन सा दिन था 2007 9 सितंबर को, वो पूछा जा रहा है ना हमसे। तो देखो 9 सितंबर 2010 को कौन सा दिन होगा भाई, देखो 9 भी 2010 भी और 2011 भी दोनों के दोनों ऑर्डिनरी ईयर है, तो कैलेंडर एक दिन आगे खिसक रहा होगा खाली। तो इसका मतलब 2010 में यहाँ पे पक्का फ्राइडे रहा होगा ना, तभी तो एक दिन आगे खिसकेगा, वो सैटरडे आया होगा। तो 9 सितंबर 2009 को कौन सा दिन रहा होगा, फिर से भाई 2009 भी आपका ऑर्डिनरी ईयर है, लीप ईयर तो है नहीं, तो एक दिन पीछे खिसका लो खाली, तो थर्सडे। यहां तक पहुंच गए, 9 सितंबर 2008। देखो भाई 9 सितंबर 2008 से 9 सितंबर 2009 के बीच का जो साल है ना, ये लीप ईयर नहीं होगा, जबकि 2008 लीप ईयर होता है, लेकिन वो 2007 से 8 में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक दिन पीछे खिसकेगा खाली, तो वेडनेसडे। अब होगा क्या, 9 सितंबर जब हम 2007 की बात करेंगे ना भाई, तो देखो 9 सितंबर 2007 से 9 सितंबर 2008 के बीच हम गए, तो साल तो एक ही हुआ वैसे, लेकिन हुआ क्या कि उसके बीच में इन 9 सितंबर 2007 से 9 सितंबर 2008 के बीच में फरवरी 9 फरवरी या फिर फरवरी 2008 भी आया होगा, और फरवरी 2008 भाई लीप ईयर था। तो जब लीप ईयर था तो यहाँ पे 2 दिन आगे खिसका होगा ना, सीधे एक लीप ईयर में 2 ऑड डे होते थे। इसका मतलब क्या यहाँ पे 2 दिन पीछे जाना पड़ेगा आप हमको, तो 2 दिन पहले मतलब मंडे, ठीक है। तो 9 सितंबर 2007 को आपका रहा होगा सोमवार, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये जो हम हमारे तीसरा जैसे आज जो सेशन चल रहे हैं ना, एक चीज़ का आइडिया आपको थोड़ा थोड़ा तो लग गया होगा कि कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे जिनके क्वेश्चन हमेशा हर सेशन में रिपीट हो रहे हैं, हर प्रीवियस पेपर में आपको मिलेंगे, जैसे कैलेंडर हो गया, फिगर काउंटिंग हो गया, ये SICI का क्वेश्चन हो गया, स्पीड डिस्टेंस टाइम का क्वेश्चन हो गया। तो जो मेन बड़े चैप्टर है उनको पहले अपना एक बार कंफर्म कर लें कि हाँ यहाँ से नंबर ना कटे मेरा, ठीक है। यह है भाई आपका आ ही गया फिगर काउंटिंग। देखो फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द गिवन फिगर, त्रिभुजों की संख्या गिननी है। तो आपको बोला क्या गया था कि कॉन्सेप्ट खत्म करो पहले ना। अगर हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट के हिसाब से चले तो देखो 1 ट्रायंगल 2 ट्रायंगल 3 ट्रायंगल 4 ट्रायंगल आपको ऐसे दिख रहा है और एक बड़ा वाला ट्रायंगल, ठीक है। अब हो क्या रहा है, देखो अगर मैं सबसे बड़े वाले ट्रायंगल को देखूँ ना तो ऐसा कुछ था और बीच में एक लाइन खींच दी।
जब ऐसा होता था तो हम त्रिभुजों की संख्या कैसे गिनते थे भाई, 1 2 गिनती लिख देते थे और दोनों गिनतियों को जोड़ देते थे। तो इसमें कितने ट्रायंगल आ जाएंगे आपके 3। ये 3 हुए कैसे, देखो एक ये वाला है, दूसरा ये वाला है और तीसरा ये बड़ा वाला है, 3 आगे। तो अब देखो अगर मैं इस छोटे वाले ट्रायंगल को देखूँ तो ये भी उसी के जैसा तो कुछ दिख रहा है, तो पक्का इसमें भी 3 होंगे भाई। अगर मैं इसको देखूँ तो ये भी तो उसी के जैसा है, तो इसमें भी 3 होंगे। इसको देखूँ तो ये भी उसी के जैसा है, फिर से इसमें भी 3 होंगे, ठीक है। और जो ये बीच में ये उल्टा ट्रायंगल है ये भी तो उन्हीं के जैसा है, सेम टू सेम, तो इसमें भी 3 होंगे। तो इसका मतलब क्या, देखो 12 ट्रायंगल तो आपको यहाँ दिख गए, ठीक है। 12 ट्रायंगल, 3 3 6 3 9 3 12 ये दिख गए। और एक ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है बाहर सबसे, इसमें भी तो वही हो रहा, बीच में लाइन खींची हुई देखो, तो +3 और हो गए। 15 ट्रायंगल तो ये आपके नॉर्मल दिख रहे हैं, ठीक है। अब हो क्या रहा है इस फिगर में, यहाँ देखो एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल, ठीक, ये 2 ट्रायंगल और भी बन रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, +2 करना पड़ेगा आपको। तो आंसर आ जाएगा आपका 17 ट्रायंगल। 17 मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है? ये आपका क्वेश्चन नंबर 16। फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। इनडिटर्मिनेट एक वर्ड लिखा और हमसे बोला हुआ कि इस वर्ड के लेटर्स से इनमें से कौन सा वर्ड नहीं बन सकता है, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है, जो जो अल्फाबेट्स इसमें होंगे वो सारे इनमें होने चाहिए, जिसमें नहीं होगा वो नहीं बनेगा भाई, ठीक है। आपने गौर किया होगा ये वाला जो क्वेश्चन है पहले सेट में, दूसरे सेट में, और आज तीसरा सेट चल रहा है, इसमें भी आ गया। तो ऐसे टॉपिक्स जो बार बार रिपीट हो रहे हैं ना, कोशिश करना है कि उनको एक बार आप खुद से भी रिवाइज कर लें, ठीक है। देखो डिटरमाइन बोले अगर तो DETERMINE, DETERMINE, इसमें सारे के सारे हैं भाई, ये तो बन ही जाएगा पक्का, ठीक है। रेटिन्यू नहीं बनेगा भाई, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि जो ये यू है यहाँ कहीं शायद यू है नहीं, तो ये वाला नहीं बनेगा। आपका ऑप्शन क्या बोला था, कौन सा नहीं बन सकता, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। अरेंज द वर्ड्स इन द ऑर्डर इन विच दीज लेटर्स अपीयर इन इंग्लिश अल्फाबेट। डिक्शनरी के हिसाब से अरेंज करने को कह रहा है ना आपको, ग्लोब, ग्रुप, ग्लिच, गैप और ग्लेड को। तो सबसे पहले क्या आएगा भाई, गैप आएगा 4, ठीक है। गैप के बाद GL GL GLA, फिर 5th आएगा, पहले ये आएगा फिर ये आएगा, ठीक है। 4th 5th हो गया। उसके बाद GLO है, GLI है, I पहले आता है भाई 3rd, ठीक है। उसके बाद GLO आ जाएगा 1 और लास्ट में आपका GRO वाला आ जाएगा 2। 4 5 3 1 2 बनेगा आपका। अगर 4 5 3 1 2 मतलब ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यह आपका अगला सवाल, पॉइंटिंग टू अ वुमेन इन फोटोग्राफ अ मैन सेज। फोटोग्राफ था एक वुमेन का, ठीक है। एक आदमी उसकी तरफ इशारा करते हुए क्या कहता है, देखो, सी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई वाइफ्स मदर इन लॉ। वो इकलौती बेटी है किसकी, मेरी पत्नी की सास की, ऐसा बोला उस आदमी ने। तो देखो अगर वो आदमी है ये मी, ठीक है, उस आदमी से अगर हम शुरू करें तो आदमी था तो भाई जेंडर मेल के लिए हम प्लस और फीमेल के लिए माइनस लगा देते, तो जेंडर हो गया उसका मेल। वो कह रहा है वो जो औरत है ना फोटो में, वो कौन है, डॉटर इन लॉ है किसकी भाई, ओनली डॉटर इन लॉ, वो भी किसकी, मेरी मदर इन लॉ की, या माई वाइफ्स मदर इन लॉ। तो उस आदमी की वाइफ जो होगी, अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो उस आदमी की जो वाइफ है ना, वाइफ ये, इसकी मदर इन लॉ कौन होगी, सास कौन होगी भाई, इस आदमी की मम्मी होगी। यहां तक पहुंच गया आप, ठीक है जी। अब बोला क्या था, देखो जिसकी वो फोटो है ना, सी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई वाइफ्स मदर इन लॉ। वाइफ की मदर इन लॉ कौन है, उस आदमी की मदर है। इसकी ओनली डॉटर कौन होगी, ये तो ओनली सन हो गया। ओनली डॉटर मतलब यहाँ पे एक डॉटर भी चाहिए हमको, ये इसकी बात हो रही, मतलब इसकी फोटो है पक्का भाई। यहाँ तक पहुँच गया आप। अच्छा जी, अब आपको पूछा क्या है, हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू द मैन। जो ये वुमेन है ना, इस आदमी से कैसे संबंधित है, इस आदमी की बहन है भाई, वो है कि नहीं है, दिख रहा है ना, लगा दो बहन पे टिक, ये आपका सही आंसर है, ठीक है। वेन डायग्राम एक क्वेश्चन हर सेट में मिल रहा है, ये भी है। आइडेंटिफाई द डायग्राम दैट करेक्टली रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप अमंग इलिटरेट, पुअर पीपल एंड अनएम्प्लॉयड। अब देखो अगर संबंध स्थापित करने की बात करें ना, तो देखो यार ऐसा है, अगर कोई अनपढ़ है तो जरूरी नहीं वो गरीब हो, कुछ अनपढ़ अमीर भी होते हैं, ठीक है। दूसरा, पुअर पीपल और अनएम्प्लॉयड में देखें अगर, तो भाई जरूरी नहीं है कि हर बेरोजगार आदमी गरीब हो, नॉर्मल सी बात है, कुछ कुछ बेरोजगार आदमी भी अमीर होते हैं,
ठीक है। अगर ऐसा देखें, चलो अब इन दोनों में देखते हैं अगर, तो ऐसा भी नहीं है कि हर जो अनपढ़ आदमी है वो अनएम्प्लॉयड है, कुछ कुछ अनपढ़ आदमी भी काम कर रहे हैं भाई। तो यहाँ पे रिलेशनशिप कैसे बनेगी, देखो ये वाला हो नहीं सकता है क्योंकि थर्ड में बिल्कुल ही अलग दिखा दिया और एक दूसरे के अंदर भी दिखा दिया, ये भी नहीं होगा। तीनों एक दूसरे से बिल्कुल नॉट रिलेटेड, ये भी नहीं हो सकता। रिलेशन होगा ये वाला आपका, ठीक है। ये कॉमन वाला भी नहीं होगा, ये वाला होगा कि कुछ अनएम्प्लॉयड ऐसे हो सकते हैं जो गरीब है, और कुछ अनएम्प्लॉयड ऐसे भी हो सकते हैं जो इलिटरेट है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कुछ पुअर पीपल क्या हो सकते हैं, अनएम्प्लॉयड भी हो सकते हैं और इलिटरेट भी हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा अपना आप ही है। वेन डायग्राम में वही आपको बेस्ट सुटेबल जो ऑप्शन दिख रहा है वो चूज करना है आपको, ठीक। ये कह रहा है यदि कोडिंग डिकोडिंग भी हर सेट में एक क्वेश्चन रिपीट हो रहा है भाई है। मेड को आपने लिखा 12 2 3 6 और बेड को लिखा 1 2 3, तो आपको कोड पूछा जा रहा है डेक का। ओके, तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग नंबर लिखे हैं शायद, m आपका 12 नहीं, m तो 13 होता है तो -1, फिर यहाँ पे a आता है आपका 1 पे तो +1, -1 +1, फिर यहाँ पे -1 हो रहा है, देखो यहाँ पे +1 हो रहा है ना। m आता था आपका 13वें नंबर पे अल्फाबेट्स के हिसाब से चले तो यहाँ देखो 12 लिखा हुआ है m के लिए। a आता था आपका पहले नंबर पे लेकिन 2 लिखा हुआ है, +1 कर दिया इस बार है ना। d आता था आपका चौथे नंबर पे लेकिन -1 कर दिया, देखो 3। e आता था आपके 5वें नंबर पे, उसने +1 करके 6 लिख दिया, मतलब -1 +1 -1 +1 ऐसे चल रही है सीरीज। यहाँ पे भी वही होगा, देखो b आपका दूसरे नंबर पे आता था, उसने -1 करा 1 लिख दिया। a आपका पहले नंबर पे आता था, उसने +1 कर दिया 2 लिख दिया। d आपका चौथे नंबर पे आता था, उसने -1 कर दिया। इसका मतलब -1 +1 वाली सीरीज चलानी है हमको ना। तो -1 मतलब यहाँ पे 3 आ जाएगा, +1 मतलब यहाँ पे 6 आ जाएगा, -1 मतलब यहाँ पे 2 आ जाएगा, k मतलब आपका होता है 11, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 12। 36212 है किसी ऑप्शन में, 36212 ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा है। क्वेश्चन नंबर 21, सेलेक्ट द ऑड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव। सबसे अलग वर्ड कौन सा होगा भाई, सबसे अलग शब्द कौन सा है इसमें से, स्क्वायर, स्फीयर, रेक्टेंगल एंड सर्कल। स्क्वायर, स्फीयर, रेक्टेंगल एंड सर्कल को अगर आप देखें तो स्क्वायर, रेक्टेंगल और सर्कल ये तीनों के तीनों ही आपके 2 डायमेंशनल फिगर्स होते हैं, जबकि आपका स्फीयर क्या होता है, 3 डायमेंशनल फिगर है कि नहीं है। तो यहां पे सबसे ऑड कौन सा हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। सीरीज कंप्लीशन 4, 18, 100 और 180 क्या आएगा भाई क्वेश्चन मार्क की जगह पे, बैटन पकड़ो फटाफट। 4 मतलब 2 का स्क्वायर, 18 मतलब नहीं, सीरीज पकड़ने लगे हैं अगर तो 2 का स्क्वायर इंटू 1 ही हो जाएगा आपका, 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर इंटू 1, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। तो फिर यहाँ पे 2 3, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर इंटू 3 होना चाहिए भाई, ये 5 का स्क्वायर इंटू 4 होना चाहिए, और ये 6 का स्क्वायर इंटू 5 होना चाहिए। क्या सही बैठ रहा है? 3 का स्क्वायर मतलब 9 इंटू 2 18, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 4 100, 6 का स्क्वायर 36 इंटू 5 180, सही बैठ रहा है। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर इंटू 3 आना चाहिए, फिर तो 16 इंटू 3 होता है आपका 48 ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका है दोस्तों। जैसे सीरीज है आपका पहला, दूसरा आपका कोडिंग डिकोडिंग, तीसरा है आपका सिंप्लीफिकेशन, पांचवा आपका फिगर काउंटिंग, छठवां है आपका ये एनालॉजी, सातवां आपका वेन डायग्राम। मैं पहले ही कह रहा हूं आप लोग इतना सिलेबस इस चीज़ को बहुत अच्छे से कर लें, बड़े चैप्टर्स तो कर ही रखूंगा आप लोगों ने, ये है छोटे टॉपिक्स, लेकिन आपको हर टॉपिक से एक सवाल मिलेगा ही मिलेगा आपको ये अग्निवीर वाले एग्जाम में, ठीक है। तो इनको गलती से भी छोड़ने की गलती ना करें, और जब तक आपका एग्जाम है पर डे 5-7 सवाल सीरीज के, 5-7 सवाल कोडिंग डिकोडिंग के, 5 साल सिंप्लीफिकेशन के, 5-7 फिगर काउंटिंग के, ऐसी 8-10 एनालॉजी और 8-10 वेन डायग्राम के करने की आदत बना लो। क्यों? क्योंकि सीरीज के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, अगर वहाँ पे क्लिक कर गया एकदम से तो कर गया, वरना चाहे आप उसमें 10 मिनट लगा लो होने का नहीं फिर, ठीक है। तो आदत ऐसी बनानी पड़ेगी कि डेली करते रहोगे तो दिमाग में पैटर्न छप जाते हैं कि कौन सा पैटर्न चल रहा होगा आपका, ठीक है। तो थोड़ा सा इन टॉपिक्स पे अलग से फोकस अभी से ध्यान रखना अपना, ठीक। ये आपका अगला सवाल एनालॉजी का ही सवाल आ गया सीधे, देखो डर्मेटोलॉजी स्किन से रिलेटेड। हाँ भाई,
जो डर्मेटोलॉजिस्ट होता है, त्वचा रोग विशेषज्ञ को कहते हैं हम ना, जो स्किन का इलाज करते हैं हमारे भाई, तो उस हिसाब से इनमें से कौन सा ऑप्शन अब एकदम ऐसा होगा जैसा ये रिलेशन है कि डर्मेटोलॉजी स्किन से रिलेटेड है। तो अगर देखो तो कार्डियोलॉजी आपका हार्ट से रिलेटेड है, नहीं ये वाला गलत हो जाएगा क्योंकि कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट स्पेशलिस्ट को बोलते हैं ना। ठीक है, ऑर्थो ये दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी, ऑर्थोपेडिक्स आपका बोन्स से रिलेटेड हो जाएगा अपने आप ही। ठीक है, जीके, टेबल टेनिस कौन से देश का राष्ट्रीय खेल है भाई? चाइना। क्या बोलते हैं चीन में टेबल टेनिस को, पता है किसी को? पिंग पोंग। ठीक है, When was the first amendment made in Indian Constitution? भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? सन 1951 में ही हो गया था पहला संशोधन है। जीएस के लिए स्टैटिक पे खास ध्यान देना है क्योंकि आपका है अग्निवीर का एग्जाम, क्योंकि 4 या 5 सवाल आने हैं अग्निवीर में। और वहाँ पे अगर हम करंट अफेयर की बात करें तो भाई 1 साल 1.5 साल की करंट अफेयर है, इतना पॉसिबल नहीं आदमी के लिए खत्म करना है एक साथ ना। करंट अफेयर जितनी आती है सफिशिएंट है। आप स्टैटिक जीके करोगे अगर तो आपको 3 या 4 सवाल 5 में से ना स्टैटिक के ही मिलने वाले हैं। स्टैटिक का तो एक नॉर्मल स्टैटिक आपको खत्म करनी है, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स पहला, और ये दूसरा टॉपिक आपको ये 2 चीज़ें पक्का कर लेना है। 1854 से लेकर 1950 तक का टाइमलाइन कि कौन सा आंदोलन कब हुआ, कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन कब हुआ, कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी है, या फिर कौन सा अधिवेशन कहाँ पे हुआ, और बाकी आंदोलनों के बारे में थोड़ा थोड़ा कि मेन लीड रोल किस किस के थे, क्या क्या था ना। बस इतना करना है आपको स्टैटिक जीके, और ये आपका अग्निवीर के लिए सफिशिएंट रहेगा, उतना है। तो पहला संशोधन की बात हो गई यहाँ पे 1951 में हुआ था। दूसरा, नौटंकी जो फोक डांस है, लोक नृत्य है, कौन से राज्य में किया जाता है भाई? उत्तर प्रदेश में किया जाता है। हाउ मेनी जोन्स आर देयर इन इंडियन रेलवेज? भारतीय रेलवे में कितने जोन्स हैं भाई? 17, 18। ऑप्शन नंबर भी आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। विच रिवर फ्लोज इन कर्नाटका एंड तमिलनाडु? कौन सी नदी अभी कर्नाटका और तमिलनाडु दोनों में बहती है? कावेरी। सी भी लिखते हैं और के भी, दोनों ठीक है। कावेरी आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, विच डिवाइस कन्वर्ट अल्टरनेट करंट इनटू डायरेक्ट करंट? कंडेंसर नहीं, फिल्टर भी नहीं, एम्पलीफायर भी नहीं, आपका ये आंसर हो जाएगा रेक्टिफायर। सही, रेक्टिफायर कन्वर्ट एसी इनटू डीसी। हु वाज द फर्स्ट कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम फॉर वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट? अगर आप क्रिकेट को फॉलो करते हैं तो आपको एकदम से दिख के ऑप्शन पता चल जाएगा कौन सा यहाँ पे आंसर सही है। ठीक है, अब आधे लोगों का दिमाग चलेगा कि कपिल देव होना चाहिए क्योंकि 1983 का वर्ल्ड कप जिताया था, लेकिन वनडे क्रिकेट उससे पहले शुरू हो गया था गुरुजी। तो वनडे क्रिकेट जब शुरू हुआ था 1973-74 के अराउंड, अजीत वाडेकर आपके इंडियन ओडीआई टीम के पहले कप्तान बने थे 1974 के अराउंड। तो ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आपकी क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका क्या बोलते हैं उसको, सैंपल पेपर अग्निवीर का। अगले सीरीज के लिए क्या, अगले सैंपल पेपर के लिए तैयार रहो। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.